हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑल इंडिया नीट टेस्ट 16 और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लिओड एंड मैकलिन मैकार्टी द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी ए लिपिड। और स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, द टू सेट ऑफ H1 हिस्टोन प्रेजेंट इन हिस्टोन ऑक्टमर। तो यहाँ पर ये ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लिओड और मैकलिन मैकार्टी, इन्होंने सबसे पहले कॉन्क्लूड किया था, दे कॉन्क्लूडेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये ग्रिफिथ्स ने दिया था, उसका बायोकेमिकल नेचर सबसे पहले इन्होंने बताया था। और उस इनके एक्सपेरिमेंट से पहले ये लिपिड नहीं, ये माना जाता था कि ये प्रोटीन का बना होता है। बट इनके जो कंक्लूजन था, इससे सारे उस समय के साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे। अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब निर्विवाद रूप से जब मान लिया गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद। चेज, तो ये यहाँ पर गलत हो गया लिपिड की वजह से। नेक्स्ट, द टू सेट ऑफ H1 हिस्टोन प्रेजेंट इन हिस्टोन ऑक्टामर। तो H1 हिस्टोन जो होता है ये लिंकर हिस्टोन है, लिंकर डीएनए पे प्रेजेंट होता है और दो न्यूक्लियोसोम्स को जो कनेक्ट करेगा। हिस्टोन ऑक्टामर जो है ये H2A, H2B, H3 एंड H4 इनके डाइमर्स होते हैं। तो ये टोटल 8 यूनिट्स हो गए। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गया। H1 हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पेज नंबर है 83 टू 85। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। अ ह्यूमन फीमेल इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन कैपिटल ए। ये हेट्रोजाइगस है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए इसका जीनोटाइप हुआ। एंड कैरियर फॉर द एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये कैरियर है, ये जीनोटाइप हुआ। और शी इज़ ऑल्सो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर ऑटोसोमल जीन बी। होमोजाइगस डोमिनेंट दिया हुआ है, मतलब इसका जीनोटाइप इस जीन के लिए होगा कैपिटल बी, कैपिटल बी। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हर ओवा विल कैरी द जीनोटाइप ए बी एक्स सी। ये जीनोटाइप कितने ओवा में होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका प्रोपोर्शन होगा 0, क्योंकि ये जीन इसमें है ही नहीं। इसका जो जीनोटाइप है वो ये है। तो यहाँ पर ये गलत, ये यहाँ पर होगा 0, ये पॉसिबल ही नहीं है। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। NCERT 2 पेज नंबर 63। Now question number 93rd. During the transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has this type of electric charge. तो यहाँ पर जब ट्रांसमिशन होगा तब ये एक्सोप्लाज्म में अंदर की तरफ पहले होता है माइनस चार्ज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स की वजह से, और यहाँ पर जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं उनकी वजह से। तो इनिशियली कैसा हो गया, निगेटिव। इसके बाद जब यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टिमुलस जहाँ पर होगा तो ये सोडियम चैनल्स के लिए ये ओपन हो जाता है, परमिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होगा, जिसकी वजह से जब सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा तो अंदर की तरफ अब चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर की तरफ हो जाएगा निगेटिव। तो ये हो गया यहाँ पर निगेटिव पहले, उसके बाद फिर पॉजिटिव। अब उसके बाद फिर यहाँ पर ये आगे की तरफ इम्पल्स ट्रैवल करेगा और इसका होगा रीपोलराइजेशन। पोटेशियम चैनल्स, जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन होंगे,
पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ कम होगा, तो अंदर से पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से अंदर फिर से यहाँ पर नेगेटिव रीस्टोर हो जाएगा। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। पॉजिटिव हुआ था वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के खोलने की वजह से, और अगेन बैक टू नेगेटिव, ये सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स जो होंगे ये ओपन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 93rd का फोर्थ। पेज नंबर ये 232 और 233 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। नॉर्मल फीमेल चाइल्ड, तो ये 44 ऑटोसोम्स और XX, ये ठीक है। नॉर्मल मेल चाइल्ड, नॉर्मल मेल चाइल्ड ये होगा 44 ऑटोसोम्स प्लस XY। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी होता है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, एक्स्ट्रा कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की, ये फेमिनाइज्ड मेल हैं, तो यहाँ पर ये हो गया सेकंड। और टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक होता है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, तो यहाँ पर सिंगल एक्स क्रोमोसोम। तो 44 ऑटोसोम्स कब हो गए प्लस XO। करेक्ट मैचिंग हुई, A is 1, B is 3, C is second एंड D is 4। तो 94 का करेक्ट आंसर है सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। पेज नंबर था ये 71 to 76। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर दिया हुआ है अगेन मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। गाउट, गाउट जो होता है ये यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से, गाउटी आर्थराइटिस, जॉइंट्स में स्वेलिंग होगी। माइस्थीनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़। और ये एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वीकनेस वगैरह होगी। इसके बाद टिटैनी, टिटैनी जो होगी ये हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी, लो कैल्शियमाइन इन बॉडी फ्लूइड्स। और ये टिटैनी जो होती है हार्मोनल होगी, तो पैराथार्मोन, पैराथार्मोन हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, तो पैराथार्मोन। और दूसरा ये इन्फेक्शियस कॉज भी है, इसका इन्फेक्टिव भी हो सकती है। तो इन्फेक्शियस कॉज इसका क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। टिटैनी में सस्टेन्ड पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, तो करेक्ट आंसर हुआ A is second, B is fourth, C is first and D is third. Answer is second. Now we move to next question. पेज नंबर है ये 227। क्वेश्चन नंबर 96, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने होमोजाइगस टॉल प्लांट, हेट्रोजाइगस टॉल ये भी इसमें बना था। डाईहाइब्रिड क्रॉस में राउंड येलो सीड, राउंड और ये येलो, और ये रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड यहाँ पर रिसेसिव है, तो ये होमोजाइगस जब कंडीशन होगी तभी पॉसिबल है। रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये जीनोटाइप होना चाहिए था। यहाँ पर कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर की वजह से ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, ये राउंड होगा फिनोटाइप इसका। और ये यहाँ पर ग्रीन रिसेसिव जीन है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो राउंड ग्रीन था ये, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। 96 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 56 to 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, इन मेंडल डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द टाइप ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पर जो गैमीट्स बने थे कैपिटल आर डिफरेंट टाइप के, वो जब इसकी सेल्फिंग की जाएगी तो यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें फर्स्ट आउटसाइड और इनसाइड लेटर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये डिफरेंट टाइप के गैमीट्स।
तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये यहाँ पे गैमीट नहीं होगा, गलत दिया हुआ। तो ए बी सी डी करेक्ट आंसर हुआ इसका 97 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था ये 63 64 एनसीईआरटी 2। आइडेंटिफाई एक्स इन द गिवन प्रोसेस। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब स्पर्मेटेड में चेंज होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जर्म सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया चेंज होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्रोसेस होगा डिफ्रेंसिएशन, ग्रोथ होगी डिफ्रेंसिएशन होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये पहली हैप्लॉइड सेल है स्पर्मेटोजेनेसिस में, एन मियोसिस 1 के बाद बनेगी, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस 2, मैचुरेशन डिवीज़न है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर चेंज होता है स्पर्मेटेड में, और स्पर्मेटेड फिर डिफ्रेंसिएशन के बाद चेंज हो जाता है, यहाँ पर होगा डिफ्रेंसिएशन, स्पर्मेटेड चेंजेस इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ टेटपोल जैसा स्ट्रक्चर होगा, स्पर्मेटेड राउंड शेप सेल है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा, टेल, मिडिल पीस, ये सब जो चेंजेस होते हैं इसकी वजह से डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर पूछा गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड, तो ये मियोसिस 2 मैचुरेशन डिवीज़न इसको बोला जाएगा, तो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न ये सही है, 98 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 99, सेलेक्ट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज ये फीमेल में, पेल्विक रीजन्स में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, इसमें नेसीरिया बैक्टीरिया ये असेंड करके वजाइना से पहुंचेगा यूट्रस में, एंडोमेट्राइटिस होगा फैलोपियन ट्यूब में, इवन ओवरी भी इन्फेक्टेड हो सकती है, तो इन ऑर्गन्स के इन्फ्लेमेशन होंगे, तो इसको कंबाइंड टर्म दिया जाता है पीआईडी। एबॉर्शंस ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब एबनॉर्मल साइट पर अटैचमेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट का अदर देन द यूट्रस, और मोस्ट कॉमन साइट एक्टोपिक प्रेगनेंसी की होती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला रीजन। इनफर्टिलिटी ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। स्टिल बर्थ, बेबी बॉर्न डेड आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। तो ये सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक कॉम्प्लिकेशन मिसिंग है, वो कैंसर ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, ये भी हो सकता है। तो 99 का करेक्ट आंसर होगा, ये सारे ही हैं, 99 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 100, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर जॉर्ज गैमो। तो जॉर्ज गैमो ये क्या है, ये फिजिसिस्ट है, और इन्होंने सबसे पहले कोडॉन के बारे में बताया था कि ये ट्रिपलेट है, 3 बेसिस का सीक्वेंस है, तो ये फिजिसिस्ट, और इसका प्रूफ कि ये ट्रिपलेट ही है, इसका प्रूफ दिया था हरगोबिंद खुराना ने, केमिकल मेथड हरगोबिंद खुराना। दूसरा यहाँ पर थे सिवियरो ओकोआ, इनका जो एंजाइम था इन्हीं के नाम पर सिवियरो ओकोआ, और मार्शल निरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम, इन लोगों ने इसके प्रूफ दिए थे। तो करेक्ट आंसर हुआ 100 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 95। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, gene given below are 2 statements. Statement 1, NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. तो ये थैलाकॉइड
और थैलाकॉइड के आउटर साइड स्ट्रोमा साइड, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन कैविटी, ये स्ट्रोमा साइड, यहाँ पर होता है NADP रिडक्टेज, और NADP रिडक्टेज क्या करेगा, NADP प्लस को कन्वर्ट करता है ये NADP2H में, H+ आयन। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सही है। व्हेन फोटोसिस्टम 2 इज फंक्शनल द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटोसिस्टम एंड फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गलत दिया हुआ है। फोटोसिस्टम 2 से जब शुरुआत होती है तो फोटोसिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर ये P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से ये पहुँचेगा फियोफाइटिन के पास, फिर प्लास्टोक्विनोन से ये आता है साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से फिर ये फोटोसिस्टम 1 के पास, और यहाँ से ये लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन इसका एमिट होगा, ये P700 इसका रिएक्शन सेंटर, यहाँ से ये एमिट होगा आयरन सल्फर से ये फिर फेरेडॉक्सिन, और FNR के थ्रू फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के थ्रू ये पहुंचता है NADP प्लस के पास। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है NADP प्लस। देयर इज़ नो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सिर्फ फोटोसिस्टम 1 फंक्शनल होगा तब। तो फोटोसिस्टम 1-2 की जगह अगर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता तो ये सही था, तो इस वजह से ये गलत हो गया। 101 का करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। 101 is second. Now we move to next question. NCERT 1, page number 140-141. Select the correct order for taxonomic category from lower to higher. तो यहाँ पर पैंथेरा, कार्निवोरा, फैलिडी, मैमेलिया, पैंथेरा, फैलिडी। तो पैंथेरा क्या हो गया, जीनस। कैनेडी, फैलिडी ये क्या है, ये फैमिली। उसके बाद कार्निवोरा ऑर्डर, और ऑर्डर से बड़ा क्लास, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लास के आगे फिर फाइलम, और उससे बड़ा फिर किंगडम। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फैलिडी, और जीनस हो गया पैंथेरा। तो 102 का करेक्ट आंसर है सेकंड। पेज नंबर ये 6 to 8 NCERT 1। आइडेंटिफाई X एंड Y रेस्पेक्टिवली फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट था। S स्ट्रेन हीट किल्ड इंजेक्ट इनटू माइस। तो माइस का क्या होगा, S स्ट्रेन जो होता है ये वायरुलेंट है, पैथोजेनिक होगा, डिजीज़ कॉज करता है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, हीट किल्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी पैथोजेनिसिटी, डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी ख़त्म हो चुकी होगी। तो इंजेक्टेड इनटू माइस ये जीवित रहेगा। S स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस R स्ट्रेन लाइव। तो ये जो इसके जो बायोमोलिक्यूल्स थे, इसमें से जो DNA है उसको ये टेकअप करेगा, R स्ट्रेन ये लाइव है, और ये चेंज हो जाता है S स्ट्रेन में। और S स्ट्रेन कैसा है, ये हमारा वायरुलेंट था। तो जब इसको इंजेक्ट किया जाएगा ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, और इंजेक्ट करने पर ये इसको रिजल्ट इनटू डेथ, माइस डाइड। तो करेक्ट आंसर होगा माइस live and mice die. 103 is first. Now we move to next question. Page number है ये 84. Now question number 104. Select the incorrect match for dihybrid cross of Mendel. तो यहाँ पर ये phenotypic रेशियो दिए हुए 9:3:3:1। ये dihybrid क्रॉस रेशियो फिनोटिपिक इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पर ये राउंड येलो,
ये दोनों ट्रेड्स के लिए डोमिनेंट राउंड येलो। एक जो होगा ये रिंकल्ड ग्रीन, बाकी जो होंगे ये राउंड ग्रीन और ये वाला होगा रिंकल्ड येलो। तो यहाँ पर ग्रीन रिंकल्ड एक बनेगा, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन। येलो राउंड 9 बनेंगे, ठीक है। येलो रिंकल्ड यहाँ पर 4 गलत दिया हुआ और ग्रीन राउंड यहाँ पर 3, तो इनकरेक्ट यहाँ पर हो गया थर्ड। 104 NCERT 2 पेज नंबर 62 to 64। Now question number 105, a person with blood group A RH negative can receive the blood transfusion from which of the following type। तो एक तो ये अपने टाइप से ले सकता है, A नेगेटिव हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर होगा O नेगेटिव। तो यहाँ पर A नेगेटिव और O नेगेटिव। ए बी नेगेटिव भी नहीं, बी नेगेटिव भी नहीं और ए पॉजिटिव भी नहीं, इसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांसेस रहेंगे। तो सी और डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है ये 106, सेलेक्ट द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर फॉर एंजियोस्पर्म। स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन, 2 जनरेशन का अल्टरनेशन होता है। तो स्पोरोफिटिक जो डिप्लॉयड है, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म क्या होता है, रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस। और न्यूसेलस कैसा है, ये 2n डिप्लॉयड। एम्ब्रियो, ये भी स्पोरोफिटिक जनरेशन। नेक्स्ट 2n, सही है। ट्राइकोम, ये क्या होते हैं, ये शूट हेयर्स और ये भी सोमैटिक हैं, 2n होंगे। रेडिकल ये भी 2n। एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं ये गैमेटोफिटिक सेल्स हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जो है एम्ब्रियोसैक, इसमें ये 3 सेल्स जो होते हैं ये हो गई एंटीपोडल सेल्स। और ये माइक्रोपाइलर एंड पर होता है एग अपरेटस, जिसमें ये एक एग सेल और बाकी के ये जो 2 हैं ये सिनर्जिड्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट की कोई भी सेल होगी तो कैसी होगी, गैमेटोफिटिक, मतलब हैप्लॉइड। तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन की सेल है, एंटीपोडल सेल। बाकी जो है स्पोरोफिटिक। तो ए बी सी डी आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट 106 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट NCERT 2 8 to 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, इन ह्यूमन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 ओवम हाउ मेनी oogonia एंड meiotic divisions रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर oogonia और oogonia से बनता है यहाँ पर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से फिर बनता है सेकेंडरी oocyte। और ये भी meiosis 2 यहाँ पर होगी, बट ये भी अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज स्टेज में। और विद द एंट्री ऑफ स्पर्म ये कंप्लीट होती है और फिर चेंज होता है ओवम। तो यहाँ पर एक मियोसिस से एक ही ओवम बनता है। oogonia एंड meiotic divisions रिक्वायर्ड। तो oogonia भी हो गई 100 और meiotic divisions भी हो जाएंगे 100, क्योंकि एक oogonia से एक ओवा। हंड्रेड 7 इज थर्ड। पेज नंबर है ये 32 33। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज लिंकेज। तो लिंकेज ये टर्म दिया था TH मॉर्गन ने।
ये बताता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। जो एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है, इनकी टेंडेंसी होती है साथ में इनहेरिट होने की, साथ साथ रहने की। ये क्रोमोसोम, यहाँ पर ये जीन और ये जीन, कैपिटल ए, सपोज ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, तो ये साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होने की टेंडेंसी होगी। तो इसी को बोलते हैं लिंकेज। जितना डिस्टेंस कम, ए और सी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, तो इनका लिंकेज वीक। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम, मतलब इनका लिंकेज स्ट्रॉन्ग। तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, 108 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, NCERT 2 पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 109। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. In replication, deoxyribonucleoside triphosphate serve as dual purpose. तो रेप्लिकेशन में DNTPs इनकी ज़रूरत पड़ती है, एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की, तो ये इसको एक्सटेंशन में यूज़ करेगा। लेकिन ये DNTPs, तो यहाँ पर शुगर होगी, शुगर का साथ नाइट्रोजन बेस, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सिंगल फॉस्फेट, और DNTPs में दो टर्मिनल फॉस्फेट और होते हैं। ये दो टर्मिनल फॉस्फेट जो हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। ये जब टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। रिलीज्ड एनर्जी को यूज़ किया जाता है रेप्लिकेशन में, क्योंकि रेप्लिकेशन इज़ एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, इसमें एनर्जी चाहिए। और जब ये दो फॉस्फेट हट जाएंगे तब ये जो बचेगा ये न्यूक्लियोटाइड, इसको यूज़ किया जाता है सबस्ट्रेट में के तौर पर। तो इन रेप्लिकेशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक टेस्ट सबस्ट्रेट एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि कौन से दो पर्पज़ ये सॉल्व कर रहा है। तो असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 109 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर, और ये पेज नंबर था 90। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर गाइनोशियम। तो ये बाइकार्पेलरी कंडीशन, सुपीरियर ओवरी होती है क्रूसीफेरी में, मोनोकार्पेलरी सिंगल कार्पेल है मेमोसॉइडी में, लेगुमिनोसी की सब फैमिली, बाइकार्पेलरी दो कार्पेल्स हैं कंपोजिटी में, ये भी ठीक है। पोएसी ओनली बाइकार्पेलरी, ये गलत है। यहाँ पर मोनोकार्पेलरी कंडीशन, सुपीरियर ओवरी, बेसल प्रेजेंटेशन, तो 110 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। NMC के सिलेबस में ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सारगासम, सारगासम क्या है? ये फियोफाइसी का मेंबर है, ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी में गैमीट्स का शेप भी पियर शेप्ड या पायरी फॉर्म होता है, और स्पोर्स भी ऐसे ही हैं। वॉलवॉक्स, ये मोटाइल कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनी के फॉर्म में। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी, नॉन मोटाइल गैमीट्स। इनफैक्ट यहाँ पर मोटाइल स्टेज ऑल टुगेदर एब्सेंट है, ना ही गैमीट्स में मोटाइल स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के केस में, ना ही स्पोर्स में, और ना ही सोमैटिक स्टेज में। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया अगेन ये क्या है? ये भी फियोफाइसी का मेंबर है, और यहाँ पर क्लोरोफिल कौन सा? ए और सी, तो ये सही है। A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4। करेक्ट आंसर हुआ 111 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 1 26 to 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लांट एनाटमी।
तो प्लांट की आंतरिक संरचना से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? इन मोनोकॉट स्टेम द ग्राउंड टिश्यू इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। तो वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स एंड पिथ, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में वेल स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। तो वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स एब्सेंट, पिथ भी यहाँ पर एब्सेंट है। वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्कैटर्ड एंड क्लोज्ड। तो ये किस में है? ये मोनोकॉट स्टेम में है। डाइकॉट स्टेम में कैसे होते हैं? रिंग अरेंजमेंट है और ये ओपन है, कंजॉइंट होते हैं स्टेम में। पॉलीआर्क कंडीशन, पॉलीआर्क ये मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट रूट, ये सही है। डाइकॉट रूट में डाइआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन, यहाँ पर ये पॉलीआर्क मोर देन 6 बंडल्स। इन लीव्स वैस्कुलर बंडल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन ए रेडियल फैशन, ये भी गलत है। लीव्स में वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये कंजॉइंट होते हैं। रेडियल अरेंजमेंट ये रूट्स का फीचर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ थर्ड, 112। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 1 पेज नंबर 74। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये क्या है? ये सिंथेटिक ऑक्सिन, ऑक्सिन PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एप्लीकेशन या प्रॉपर्टी? तो इट हेल्प्स टू इनिशिएट रूटिंग, ऑक्सिन जो होते हैं ये रूटिंग करते हैं कैलस में भी और स्टेम कटिंग्स में भी। इट यूज टू प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है पाइनएप्पल में, ठीक है। इट इज़ एन इंडोल कंपाउंड सिमिलर टू इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये भी ऑक्सिन्स हैं, बट ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स हैं और ये डेरिवेटिव हैं इंडोल कंपाउंड्स के। जबकि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड सिंथेटिक, और ये डिराइव्ड है नेफ्थलीन से, नॉट फ्रॉम इंडोल। तो इट इज़ एन इंडोल कंपाउंड, ये गलत है। इट हेल्प्स प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, ये यहाँ पर ठीक दिया हुआ है। तो 113 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, NCERT 1 पेज नंबर 175। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइबोसोम्स। तो 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल का भी एग्जाम्पल है, ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम एक ऑर्गेनेल हो गया, और जिसमें ये प्रेजेंट होता है जिन ऑर्गेनेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही 70S टाइप का, 70S में 2 सब यूनिट्स हैं, 30S एंड 50S। तो 70S आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड मैट्रिक्स, ठीक है। लार्जर सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 60S while the smaller is 40S। तो एक हो गया 70S, यूकैरियोट्स में दूसरा होता है 80S जो साइटोप्लाज्म वगैरह में प्रेजेंट है, और इसमें होते हैं 2 सब यूनिट 60S एंड 40S। एस यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट, तो ये भी ठीक है। 70S राइबोसोम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूकैरियोट्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब साइटोप्लाज्म में जो सरफेस पर प्रेजेंट होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो 80S टाइप का होगा। 70S यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट वो ऑर्गेनेल्स में। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ट्रिपैनोसोमा बीइंग ए यूकैरियोटिक प्रोटोजोअन possess 80S राइबोसोम्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, ये सही है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है, यूकैरियोट है। यूकैरियोट में 80S राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म।
तो 3 सही है, ए बी एंड डी। 114 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट NCERT 1 पेज नंबर 95। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड, मीजोसोम्स। ये इन्वेजिनेशन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ही, और ये सेल वॉल फॉर्मेशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, DNA के रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये मीजोसोम्स हो गए। गैस वैक्यूल्स, ये भी ठीक है। और इंक्लूजन बॉडीज़, इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं ये यहाँ पर नॉन लिविंग नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो रिजर्व मटेरियल के होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक। और मीजोसोम सर्कुलर DNA एंड न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट। जीनोमिक DNA, क्रोमेटोफोर्स, लाइसोसोम यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन जो कि एब्सेंट होगा। 70S राइबोसोम, फिम्बरी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये यहाँ पर एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो 115 इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, read the following statements and choose the correct option. Plastids are classified into, तो 3 टाइप के plastids हैं based on the pigment type, function। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स वाइट, कलरलेस। तो यहाँ पर पिगमेंट्स नहीं है, ये स्टोरेज का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में 3 टाइप, अमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च के लिए, इलायोप्लास्ट फॉर ऑयल एंड फैट्स के लिए, और इसके अलावा है एल्यूरोप्लास्ट फॉर प्रोटीन्स। तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, जो फ्लावर और फ्रूट्स में डिफरेंट कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स होंगे वो होंगे मेनली कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में यहाँ पर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। और अगर लोअर प्लांट्स हैं तो उसमें फाइकोबाइलेंस भी। और क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल A एंड B हायर प्लांट्स में, और इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स भी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ल्यूकोप्लास्ट आर स्पेशलाइज फॉर कैप्चरिंग सोलर एनर्जी, यहाँ पर सोलर एनर्जी नहीं ट्रैप होगी, इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 116 का पहला सही है, स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, पेज नंबर है ये 98। 117, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द गोल्गी apparatus and analyze the following statement related to its structure and function. Identify the incorrect statement. तो यहाँ पर ये सेल, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी की तरफ ये होगा इसका सिस फेज, गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी का। यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स वगैरह फॉर्म होंगी वेसिकल्स के फॉर्म में सिस फेज से जा कर के जुड़ेंगी। और ये है ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज, यहाँ से ये मॉडिफिकेशन के बाद रिलीज होंगी। तो गोल्गी apparatus इज़ द प्राइमरी साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ये गलत हो गया। लिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस मेनली जो प्राइमरी साइट है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन ऑफ और सिक्रीशन आउटसाइड सेल। तो इसका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ये इसके मेन फंक्शंस हैं। मॉडिफिकेशन भी करता है, एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, गलत, सिंगल मेम्ब्रेन है। इट प्लेज ए रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन बोलते हैं इसे। सिस एंड ट्रांस फेजेस ऑफ द गोल्गी apparatus आर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड। तो ये वाला फेज हो गया सिस और ये ट्रांस, ये मैचुरेशन फेज और ये फॉर्मिंग फेज।
तो इंटरकनेक्टेड है, स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट है, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होगा ए एंड सी। NCERT 1 पेज नंबर 95। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, विच इज़ आर ए टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। तो ये प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स में आते हैं एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एथिलीन हालांकि प्रमोटर भी है बट मेनली ये इनिबिटर ही है। और एब्सिसिक एसिड की खोज अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे। तो डॉर्मेन, एब्सिजन 2, इनिबिटर बी, ये सारे एब्सिसिक एसिड के लिए ही है। तो 118 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट NCERT 1 पेज नंबर 175 पर ये दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन फ्रॉग द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। तो ये हियरिंग का भी काम करता है, बैलेंसिंग का भी काम करेगा, ये ठीक है। इन फीमेल फ्रॉग ओविडक्ट एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। तो यहाँ पर ओविडक्ट और किडनी इनके बीच में कनेक्शन नहीं है। ओविडक्ट अलग जा कर के खुलेगा, किडनीज़ के यूरेटर्स जो होते हैं वो अलग क्लोएका में ओपन होते हैं। तो ये गलत है, ये सही है। 119 स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। Now we move to next NCERT 1 पेज नंबर 82 to 85। What is slime layer in bacteria? तो जो सेल एनवलप है इसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 कंपोनेंट्स। और ग्लाइकोकैलिक्स में यहाँ पर ये थिक एंड टफ के लेयर के फॉर्म में तो इसे कैप्सूल, और अगर ये लूज शीट के फॉर्म में तो इसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। तो थिक लेयर ऑफ सेल वॉल, थिक लेयर ऑफ मीजोसोम, टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, टाइप ऑफ बेसल बॉडी। तो ये करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर, स्लाइम लेयर इज टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है ये NCERT 190। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। मियोसिस, सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो मियोसिस में एक ही बार रेप्लिकेशन होता है, G1S G2, मियोसिस 1, उसके बाद इंटरकाइनेसिस और उसके बाद मियोसिस 2। माइटोसिस, सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ये भी सही है, एस फेज में ही होगा यहाँ पर भी। प्रोफेज 2, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है पैकेटीन स्टेज में, और पैकेटीन स्टेज सब स्टेज जो है ये प्रेजेंट है मियोसिस 1 में। तो प्रोफेज 2 ये मियोसिस 2 का पार्ट है, तो इसलिए गलत। सेल प्लेट, स्फैग्नम साइकस, सेल प्लेट मेथड ऑफ सेल डिवीजन। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में यहाँ पर ये सेल प्लेट मेथड, ये पेरिफेरी की तरफ बढ़ेगा, सेंटर से ये शुरू होता है। और अगर एनिमल सेल होती है तो उसमें ये मेथड होता है फॉरवर्डिंग मेथड। ये 2 न्यूक्लियस और ये, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल प्लेट प्लांट्स में स्फैग्नम साइकस ये प्लांट के एग्जाम्पल हैं, ये सही है। पूछा गया इनकरेक्ट, तो आंसर हुआ 121 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, पेज नंबर है ये 122 टू 127। क्वेश्चन नंबर 122, कैथरीन इसाउ स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव्ड अ डॉक्टरेट इन 1931 in United States. Catherine Isao reported in her early publications that the curly top virus, ये प्लांट फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 122, तो ये NCERT 1 पेज नंबर 56, 1931 यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, तो वहाँ से ये फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 123 में हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर मेल फ्रॉग।
मेल फ्रॉग के लिए कितनी मैचिंग्स यहाँ पर सही है? तो फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, यहाँ पर जो ईयर ड्रम होता है टिम्पैनम वो रिप्रेजेंट करेगा ईयर को, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, ये ठीक है। बिडर्स कैनाल पार्ट ऑफ किडनी ठीक है। मीजोर्कियम ये पेरिटोनियम का फोल्ड होता है जो टेस्टिस को होल्ड करेगा। टेस्टिस वन पेयर येलोइश होती है कलर में, ओवॉइड इन शेप, ओवल होगी। तो ये सारे ही सही हैं यहाँ पर। एक्सटर्नल 123 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 124। NCERT 1 पेज नंबर 83 से था ये क्वेश्चन। 124 ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज ए टोटल 48 क्रोमोसोम्स एंड ए DNA कंटेंट ऑफ 20 पिकोग्राम्स। 48 क्रोमोसोम्स और किस फेज में? G1 फेज में। डिटरमाइन द क्रोमोसोम नंबर एंड DNA कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। डिटरमाइन द क्रोमोसोम नंबर एंड DNA कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पर G1 में दिया हुआ है और इसके बाद आता है S, उसके बाद आता है G2, उसके बाद ये डिवीज़न की फेज़ M फेज़। तो यहाँ पर G1 में 48 क्रोमोसोम्स और इसके बाद 20 पिकोग्राम DNA कंटेंट। S फेज़ में DNA कंटेंट डबल हो जाता है। G1 में क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से और यहाँ पर S फेज़ में इसका हो जाएगा क्रोमेटिड्स का डुप्लीकेशन। तो DNA कंटेंट डबल होगा, लेकिन सेंट्रोमियर चूँकि सिंगल ही है तो ये क्रोमोसोम्स होंगे 48 क्रोमोसोम्स और DNA कंटेंट हो जाएगा 40 पिकोग्राम। ये यहाँ पर भी रहेगा 48 क्रोमोसोम्स 40 पिकोग्राम। अब ये पूछा गया है एम फेज़ के बाद में, ये पूछा गया है एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस। तो एनाफेज में क्या होता है? अगर माइटोसिस है ये और मियोसिस है, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, तो यहाँ पर ये मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं और पेयर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर। और ये अभी सेल वही है सेम। तो ये क्रोमोसोम कितने होंगे? जितने पहले थे 48 क्रोमोसोम, 24 पेयर होंगे 48। तो एनाफेज 1 में क्रोमोसोम नंबर हो गया 48 और DNA कंटेंट भी चूँकि अभी एक ही सेल के अंदर है तो DNA कंटेंट भी उतना ही रहेगा 40 पिकोग्राम जितना कि G2 में प्रेजेंट था। और माइटोसिस में क्या होता है? यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं ये सारे के सारे इस तरह से अरेंज होते हैं, 1 2 3 4 या 8 थे यहाँ पर, तो ये इस तरह से अरेंज होंगे और इनकी होगी स्प्लिटिंग। मेटाफेज के बाद ये स्प्लिटिंग होगी, काइनेटोकोर्स जो होंगे इनको अपोजिट एंड पर पुल करेंगे। तो जब स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पर ये क्रोमेटिड्स के फॉर्म में सेपरेट होंगे और चूँकि ये सिंगल सेल के अंदर ही है अभी एनाफेज, तो यहाँ पर एनाफेज जब होगी तो एनाफेज में ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्रोमेटिड्स जो होंगे वो सेपरेट हो चुके होंगे। तीन 3 6 और 7 1 8, ये 8 क्रोमेटिड्स ऊपर और 8 क्रोमेटिड्स ही नीचे। और चूँकि ये सिंगल सेल है, ये एनाफेज ऑफ माइटोसिस, तो यहाँ पर ये जो क्रोमेटिड्स हैं यही फ्यूचर क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम टोटल हो जाएंगे 96 और DNA कंटेंट वही रहेगा क्योंकि DNA स्प्लिटिंग तो ही है लेकिन अभी एक सेल के अंदर ही है। तो 96 क्रोमोसोम 40 पिकोग्राम, 48 क्रोमोसोम्स 40 पिकोग्राम। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
NCERT 122 टू 127 से फ्रेम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें सेल्स हैं, सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट मोस्ट अबंडेंट, इसके बाद सेल्स के बाद यहाँ पर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बाद यहाँ पर फाइबर्स। तो इसमें फाइबर्स मेनली होते हैं कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। इलास्टिन भी होगा लेकिन मेनली कोलेजन प्रेजेंट है। तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं ये। टाइप ऑफ न्यूरल टिश्यू गलत है, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू गलत है, प्रेजेंट इन द स्किन सही है, इट हैज़ फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली इलास्टिन, ये गलत है, मोस्टली वर्ड यहाँ पर, मोस्टली कोलेजन होते हैं ये। तो ए और डी ये यहाँ पर ठीक है। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, NCERT 1 ओल्ड से ये लिया गया है। हाउ मेनी आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए कितने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज़ हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, और जो डॉर्सल साइड पर हैं ये टर्गाइड्स, जो वेंट्रल साइड पर हैं स्टर्नाइट, और जो लेटरल साइड पर हैं ये प्लूराइड्स, और ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज़ हार्डेंड प्लेट्स, ठीक है, बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मैग्जिला इज ए माउथ पार्ट, माउथ यहाँ पर होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। मैग्जिला, मैंडिबल, मैग्जिला, लैब्रम, लेबियम, ये सब माउथ पार्ट्स, तो ये ठीक है। 7th स्टर्नम ऑफ फीमेल कॉकरोचेस बोर्ड शेप्ड, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 127 ओल्ड NCERT से था। क्वेश्चन नंबर 127, C4 प्लांट। तो C4 प्लांट मेज, सुगर केन, सॉरगम और डाइकॉट में एमेरेंथस, ये सारे जो हैं ये C4 प्लांट्स। फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो फोटो रेस्पायरेशन में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल और 1-2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये भी ठीक है। RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये 5 कार्बन का है, ये भी ठीक है। करेक्ट मैच यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, ये सारे ही मैचिंग सही दिए हुए हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, पेज नंबर है ये 146 टू 147। क्वेश्चन नंबर 128, विच इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव वेल डेवलप्ड डक्ट्स, तो ये डक्टलेस ग्लैंड है, वेल डेवलप्ड यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में। मिल्क एंड ऑयल आर द एंडोक्राइन सिक्रीशन, एंडोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं हार्मोन, ये एक्सोक्राइन के सिक्रीशंस हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम एक्ट एज ग्लैंड, तो ग्लैंड का मॉडिफिकेशन क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर के मॉडिफिकेशन से बनेंगी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ए एंड सी, आंसर हो जाएगा थर्ड 128। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 129 ओल्ड NCERT से था। RUBP प्लस ऑक्सीजन, X Y फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड Z फॉस्फोग्लिसरेट, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट ये एक मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लाइकोलेट ये भी एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर एंजाइम जो होता है ये रुबिस्को, ये डुअल एक्शन एंजाइम है, ऑक्सीजनेज की तरह जब काम करेगा तो ये RUBP का ऑक्सीजनेशन कराता है, और ये 3 कार्बन का
फॉस्फोग्लिसरेट और 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टू कार्बन साइकिल। तो ये हो गया यहाँ पर रुबिस्को 1 and 1। NCERT 1 पेज नंबर 143 and 144। Question number 130, the presence of competitive inhibitor causes what effect on enzyme activity? Decreases the Km value। तो Km वैल्यू वो वैल्यू है जिस पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हाफ ऑफ द Vmax अचीव हो जाएगा। ये यहाँ पर वेलोसिटी इस एक्सेस पर, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पर इसकी हाफ ऑफ द Vmax जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर आएगी, इसी को बोलते हैं Km वैल्यू। कम्पिटिटिव इनिबिशन में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, तब जा कर के हमें वही सेम Vmax मिलेगा। तो जब यहाँ पर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो ये Km वैल्यू यहाँ पर हाई होगी। तो डिक्रीजेस द Km वैल्यू, ये गलत है। नो इफेक्ट ऑन द Km वैल्यू, ये भी गलत है, इंक्रीज़ करता है ये Km वैल्यू को। Competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex। तो ये ठीक है, ये एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है ये रिवर्सिबल होता है, सबस्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर इसको रिवर्स कर सकते हैं। नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ये भी ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, इनिबिटर उसको तोड़ेगा नहीं, उसके रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर C and D। A और B गलत है। पूछा गया है व्हाट अफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉजेज व्हाट अफेक्ट, तो C and D। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट NCERT 1 पेज नंबर 116 117। Below is a chemical which is found in biological systems. Can you tell in which organism it is found? तो ये सिंगल रिंग का नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन की पोजीशन 1 and 3 पोजीशन पर, 1 and 3 प्राइम, और ये है यूरेसिल पिरिमिडीन बेस। अगर यहाँ पर 5th पोजीशन पर मैथिल होता तो ये हो जाता थाइमीन, 5-मेथिल यूरेसिल। यहाँ पर पूछा गया है इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडीन यूरेसिल, और ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सभी सेल्स में होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, नॉस्टॉक, ह्यूमन्स, अगैरिकस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बिलो इज ए केमिकल विच इज़ फाउंड। कैन यू टेल इन विच ऑर्गेनिज्म इट इज़ फाउंड, तो इट इज़ फाउंड इन ऑल, A, B, C and D। Now we move to next 132 पेज नंबर है ये 106 107। अमाइनो एसिड इन एसिडिक सोल्यूशन विल फॉर्म। अमाइनो एसिड ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इस पर होगा, ये ज़्विटराइन के फॉर्म में। अब अगर एसिडिक होगा, एसिडिक में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो एसिडिक में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये जा कर के इससे कंबाइन करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ये COH में, और ये रह जाएगा कैटाइनिक फॉर्म। और इसका अपोजिट होगा जब बेसिक कंडीशंस होंगी, तो उसमें बेसिक में यहाँ से N निकलेगा, H2O निकल जाएगा, और ये हो जाएगा CO- एनाइन फॉर्म में। यहाँ पर पूछा गया है इन एसिडिक सोल्यूशन, तो एसिडिक सोल्यूशन में ये किसके फॉर्म में है, कैटाइनिक फॉर्म में। तो 132 का दूसरा। NCERT 1 पेज नंबर 106। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, विच वॉल्यूम हैज़ द मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम 500 ml पर ब्रेथ। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम लोग फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर
2500 से 3000 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम ये है 1100 से 1200। तो सबसे मिनिमम यहाँ पर है टाइडल वॉल्यूम 133 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। NCERT 1 186 187 इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज, तो विद इन द लंग्स जो प्रेशर है इसको बोला जाता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ये यहाँ पर लंग्स, तो ये जो अंदर प्रेशर है इसको बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसा होगा, ये निगेटिव होगा इनहेलेशन के वक्त, तो एयर विल बी सक्ड इन। और अगर ये पॉजिटिव होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो ये एयर बाहर जाएगी। तो क्योंकि गैस का डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो इंस्पायरेशन कैन अकर, तो ये निगेटिव जब होगा तब उस समय, तो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। 134 इज फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 135। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Descending limb of loop of Henle is impermeable to water and allows transport of electrolytes actively और passively. तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है इसमें ये वाटर के लिए, ये असेंडिंग लिम्ब ये सिर्फ वाटर के लिए परमेबल है H2O। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबिलिटी होती है असेंडिंग लिम्ब में। एंड अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स गलत है। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड। तो यहाँ से जब ये चल रहा होगा फिल्ट्रेट, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव होंगे NaCl, तो ये कैसा होता जाएगा, ये हाइपोटोनिक होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। तो डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब बाहर की तरफ जब निकलेंगे, और ये बाहर क्या है, ये मेडुलरी फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसमें ये जो सोडियम वगैरह आएगा, तो ये सही है, ये गलत है। यहाँ पर असर्शन इज इनकरेक्ट, रीज़न इज करेक्ट। 135 इज सेकेंड, पेज नंबर इसका 209 to 212. So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट सीरीज का, ये 16वां टेस्ट है, जो कि 25 जनवरी 2026 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में हुआ है। पेपर काफी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर, जिन्होंने क्वेश्चन को 91 to 135 का पेपर डिस्कस किया, और अब मैं 136 to 180 की जर्नी आपके साथ करने वाला हूं। और आज हम लोग का ये जो पेपर है, ये मॉडल टेस्ट सीरीज का, ये मॉडल 1 से लेकर के जितने टॉपिक, मतलब लिविंग वर्ड से लेके पूरी एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी सेकंड में अप टू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सवाल थे, जिसके लिए कल और आज हमारे सभी टीम मेंबर्स ने एनसीईआरटी 1 का, और आज मैंने संगम सर ने पीवाईक्यू पॉइंट्स इसका रैपिड फायर कराया है। पहला सवाल आपके सामने है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ओनली पर, नहीं सर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही वो एंजाइम है जो CO2 और H2O को आपस में रिवर्सिबल जोड़ता है, और यही फिर इसको डिसोसिएट करके बाइकार्बोटैन और H+ में कन्वर्ट करता है। तो इन दोनों रिएक्शन के लिए इसका काम होता है। यहाँ पर ये H2CO3 बनाता है और फिर ये टूटता है बाइकार्बोनेट आयन और H+ में, इन दोनों पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, याद रखिएगा। ये फास्टेस्ट एंजाइम है, आपके बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में ये बात लिखी है कि विद इन एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज दिस रिएक्शन कैटलाइज 200 मॉलिक्यूल पर आवर, व्हाइल इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट इज 6 लाख मॉलिक्यूल पर मिनट, मतलब पर सेकेंड है। इसका मतलब इसने कैटलाइज किया 10 मिलियन टाइप्स, और इसको बोलते हैं टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या है, एक मोल एंजाइम के द्वारा कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल के कन्वर्ट हो रहे हैं सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट में, इसको बोलते टर्नओवर। ये फास्टेस्ट एंजाइम है, याद रखिएगा।
ठीक, तो भाई साहब ये आरबीसी में भी होता है, प्लाज्मा में भी होता है, बशर्ते ये है कि प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्लाज्मा में थोड़ा कम है, इतना है, लेकिन होता है ओनली गलत है। अब आपसे कहा गया है कि जो आपके हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जिसके लिए हम इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं कि हमें इंस्पिरेशन करना है या एक्सपांड करना है, वो CO2 और प्रोटॉन आयन के लिए होते हैं, या तो आपको पता है ऑक्सीजन का डायरेक्ट रोल नहीं है कि कंट्रोलिंग पावर, इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। ये आपकी किताब ही कहती है, याद रखिएगा, ये आपकी किताब कहती है कि ऑक्सीजन का कोई डायरेक्टली सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, लेकिन रोल है। और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मतलब, जैसे आप बोलते हो बच्चों की हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वैसे ही हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और इस तरह से हीमोग्लोबिन 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होती है, याद रखिएगा बच्चों, इस तरह से क्या होती है आपकी ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक, तो इस तरह से कितनी ट्रांसपोर्ट होती है, 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होती है। तो क्या आंसर आ गया भैया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो, क्या आंसर आ गया फोर्थ। तो क्या आंसर आ गया बच्चों, फोर्थ। अब देख सकते हैं आप इसको, अब लिखा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस में आपके 10 स्टेप्स होते हैं और सबके सब आपके एंजाइम मेड होते हैं। पहला स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए हमें चाहिए हेक्सोकाइनेज। अब देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक, अब देखिए जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया तो इसको स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा दो मॉलिक्यूल के फास्फो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, वहां पर एल्डोलेज काम करेगा। ठीक, अब देखिए 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो बनता है वो आपका इनोलेज की मदद से बनता है, याद रखिएगा। तो क्या आंसर आ गया थर्ड। फिर लिखा था कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। आपको मालूम था कि सपोज दैट बच्चों ये आपकी एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और क्रोमोसोम इसके अंदर ऑर्गेनाइज होता है, तो प्रॉपरली पूरा का पूरा लेट प्रोफेज या अर्ली मेटाफेज तक क्रोमोसोम जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब क्रोमोसोम आपके यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर जाता है और अब क्रोमोसोम फ्री है मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन होने के लिए। तो मेटाफेज का जो शुरुआत होती है इससे होती है कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो चुका है और अब क्रोमोसोम रेडी है फुल्ली कंडेंस काहे के लिए, माइटोसिस के लिए। तो ये ठीक है, स्टार्ट द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस जो लिखा है ये यहाँ पर मेटाफेज के लिए कहा जा रहा है। बुक को पढ़िए ध्यान से। फिर लिखा कि प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेजिक प्लेट, बिल्कुल सही है। मियोसिस 1 में आप देखिए 2 मेटाफेजिक प्लेट होते हैं, माइटोसिस में 1 होता है। ये दोनों सेंटेंस मुझे ठीक दिख रहे हैं, फोर्थ आंसर। लिखा ऑर्गेनिज्म नॉर्मली एरोबिक। अब देखिए सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म है एक्स, ये एक एरोबिक था, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक, अब मान लीजिए इसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी कि कंडीशन थोड़ी एक्सट्रीम हो गई, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, एक्सट्रीम ही आपका अनफेवरेबल है, याद रखिएगा। अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो करेगा क्या, अपने सर्वाइवल के लिए अपने मोड को ये रेस्पॉन्स चेंज करेगा, तो ये एनारोबिक हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये रेस्पॉन्स करेगा, तो अब इसको नाम क्या देंगे। ओरिजिनली यूजुअली ये क्या था, एरोबिक था, और अब इसने अपने मोड को चेंज किया, तो जिसमें चेंज करता है एक्सट्रीम कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, नाम उसका लगाते हैं हम फैकल्टेटिव, और जैसा बन जाता है उसके आगे वो नाम लगाते हैं, फोर्थ आंसर। तो जब किसी जीव के आगे लिखा जाए फैकल्टेटिव तो समझ लो वो उसकी रियल बिहेवियर नहीं है, वो उसके एक्सट्रीम या अनफेवरेबल कंडीशन में अपने जीवन में ग्रोथ और सर्वाइवल के किया गया मोड में चेंज है। जैसे कहते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स भी हो सकता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, याद रखिएगा, फोर्थ आंसर। फिर लिखा एट हाउ मेनी प्लेस इन द क्रेब साइकिल इज NAD रिड्यूस टू, ये तो आप जमाने से याद के क्रेब साइकिल में 3 ऐसे प्लेस थे जहां पर NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH प्लस H प्लस में, और एक ऐसा प्लेस था जहां पर FAD चेंज होता है FADH2 में। ठीक, अब ये कौन कौन से 3 प्लेस है सर, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से जब पहला डी कार्बन होता है बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड,
तो आपका NADH2 वहाँ रिलीज होता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फिर अपनी डीकम होता है, बनता है सक्सिन कोएंजाइम में, वहाँ होता है। ऑक्जेलिक मैलिक एसिड से बनता है ऑक्जेलिक एस्टिक एसिड, ऑक्जेलोस्टिक एसिड, तो वहाँ पर आपका NADH2 होता है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तो वहाँ पर FADH2 होता है। 3 और 2 होते हैं, और एक GTP आपको बनता है सक्सिन कोएंजाइम में और सक्सिनिक एसिड के बीच में। तो क्या प्लेस हो गए सर? 3 and 1। क्रेब साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं सर, ये 1 2 और ये रहा 3 और ये रहा 1। अब लिखा ईच जीनस में हैव वन और मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट, ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक जीनस की एक या एक से अधिक स्पीशीज हो सकते हैं। सिंपल सी बात है सर, जैसे मैं अगर पैंथेरा जीनस लूं, ठीक, तो भाई साहब अगर मैं शेर बोलूंगा तो पैंथेरा लियो बोलूंगा, मैं तेंदुआ बोलूंगा तो पैंथेरा पार्डस बोलूंगा, मैं बाघ या चीता बोलूंगा तो पैंथेरा टिग्रिस बोलूंगा। तो सबका जीनस सेम है, लेकिन मेरे स्पेसिफिक एपिथेट अलग हुए। अब एक बात बताइए, शेर, चीता और बाघ तीनों दिखने में, बिहेवियर में अलग अलग स्पीसीज हैं, तो क्या ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं कि डिसिमिलर? और ये तीनों स्पीसीज अलग अलग जीवों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू, सोलेनम मेलॉन्जेना बैगन और सोलेनम नाइग्रम मकोए। तो क्या ये तीनों के तीनों पौधे अलग अलग जीवों को रिप्रेजेंट करते हैं? सेम नहीं होते। हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं होगा, डिसिमिलैरिटी होगा। आप देख के कैसे अगर सिमिलैरिटी होगी तो आप देख के पहचान थोड़ी पाएंगे कि भाई ये तेंदुआ है, ये बाघ है, ये शेर है। याद रखिएगा। तो ये गलत सेंटेंस। अब कहते हैं प्राइमेटा इंसेक्टा टाइप और नहीं सर, प्राइमेटा आपका मैमल्स क्लास का एक ऑर्डर है जिसमें हम लोग आते हैं, मंकी आता है और एप आता है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती, याद रखिएगा। और इंसेक्टा में आपने देखा है ये एक प्रकार का क्लास है जिसमें कॉकरोच आता है, सिल्वर फिश आती है। तो भाई ये भी गलत। तो क्या आंसर आ गया? ये दोनों के दोनों सेंटेंस मुझे गलत दिख रहे हैं, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ नहीं सर, यूनिसेलुलर में आपके प्रोकैरियोट्स के मेंबर होंगे, ठीक है, मतलब किंगडम मोनरा का और किंगडम प्रोटिस्टा का। तो सर रेड एल्गी तो आपका एक रियल में एल्गी है, ये प्लांटी का मेंबर है, ये मल्टी सेलुलर है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक। तो एक प्रकार का ये किंगडम मोनेरा का मेंबर है, ये ऑक्सीजेनिक नाइट्रोजनिक एक्टिविटी रखते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ब्राउन एल्गी भी मल्टी सेलुलर एल्गी है, तो ये भी नहीं होगा सर। गोल्डन एल्गी को हम बोलते हैं डेस्मिड्स, ये क्राइसोफाइट्स का टाइप है, ये प्रोटिस्ट है। तो सर प्रोटिस्टा है तो यूनिसेलुलर तो है ही। कमाल की बात देखिए, यहाँ पर यूनिसेलुलर क्यों पूछा गया है आपसे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट नहीं पूछा गया। अगर क्वेश्चन में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक लिखता तो आंसर केवल बी होता, और अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट पूछता तो आंसर केवल डी होता। लेकिन आपसे पूछा गया है यूनिसेलुलर, तो मेरा आंसर बी भी जाएगा और डी भी जाएगा। क्या आंसर आ गया? थर्ड। याद रखिएगा, सवाल जैसे से बदल, अगर आपसे पूछते कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो आपका आंसर ए और सी होता, याद रखिएगा। तो बी और डी आ गया। अब देखिए इन द टाइप ऑफ, देखिए वेस्कुलर बंडल आपसे बताया गया है कि अगर जाइलम, एक तो रूट की कंडीशन आप ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं ये है जाइलम, ठीक, ये है फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम। तो आप देखिए अगर मैं रेडियस लूं तो देखिए ये आपका एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये है। तो अलग अलग रेडियस पे अल्टरनेट रेडियाई पर जाइलम फ्लोएम अरेंज होंगे, इनको बोलेंगे रेडियल, ये रूट में पाया जाता है। और एक केस आपकी किताब में लिखा है बच्चों कि भाई साहब मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ये नीचे मैंने जाइलम बना दिया, ठीक, जाइलम बना दिया, ऊपर मैंने फ्लोएम बना दिया। ये देखिए रेडियस इनका सेम है। अगर इनके बीच कैम्बियम होगा तो ओपन बोलेंगे, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज बोलेंगे। डाइकॉट में ओपन है, मोनोकाट में क्लोज है। तो लिखा है जॉइंटली सिटेड ऑन द सेम रेडियस, को क्या बोलते हैं? कंजॉइंट। अब कंजॉइंट में दो टाइप है, क्लोज और ओपन, डिपेंडिंग ऑन द कैम्बियम, याद रखिएगा। और रेटिकुलेट क्या है भैया? ये आपके वेनेशन का टाइप है। इम्ब्रिकेट क्या है? ये स्टीरेशन की टाइप है। रेडियल मैंने आपको बताई दिया रूट में होती है। ये देखिए फ्लोएम एंड जाइलम दिया हुआ है। लिखा व्हाट इज द फैक्टर दैट आर फेवरेबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। अब देखिए कहते हैं कि जब आप लंग्स की बात करते हो, लंग्स, और यहाँ एल्वियोलाई की साइड पर बात करेंगे, एक साइड तो ये है सर और एक साइड आपकी टिश्यू है। इस चीज को आज ही सीख लीजिए भैया, ठीक। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपका हमें हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड कराना है, बनाना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके जाएगा कहाँ पे? हार्ट पे, हार्ट से फिर जाएगा बॉडी टिश्यू में। यहाँ पे मैंने ये हार्ट ले लिया,
यहाँ आया, यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से ये वापस आएगा हार्ट में, और फिर ये आ जाएगा इस तरफ। दो पाथ चलते हैं, इस चीज को सीखिए। ठीक, तो भैया ये हीमोग्लोबिन है, और यहाँ से मैंने हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच कर दिया, दो केस। तो मैं कह रहा हूँ एल्वियोलाई में मैं चाहता हूँ कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करे, और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ी हुई है, ये डिसोसिएट कर जाए। तो सारे फैक्टर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए एल्वियोलाई में चाहिए होंगे, वो सारे फैक्टर जो इसको फेवर करेंगे, वो इनके एसोसिएशन को फेवर करेंगे। तो एट द साइट एल्वियोलाई में कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को फेवर के उल्टा चलता है। आप लोग हमेशा कंफ्यूज है तो सर करें क्या? तो हमें करना ये कि हम एक साइड का याद कर लेते हैं। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ एल्वियोलाई में मुझे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन करना है, और मुझे डिसोसिएशन ऑफ कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन करना है। तो इसके लिए फैक्टर देखिए, पहला लेस H प्लस कंसंट्रेशन, पहली बात। लो पीएच, दूसरी। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो टेम्परेचर, ठीक, और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इतने फैक्टर मैंने कौन कौन से बताए? लेस H प्लस कंसंट्रेशन, लो पीएच मतलब लेस, हाई पीएच मतलब हाई पीएच, ठीक, एल्कलाइन कंडीशन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो H प्लस कंसंट्रेशन, और लो पास। इतने फैक्टर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को एल्वियोलाई में, लंग्स में फेवर करेंगे, और इतने ही फैक्टर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को फेवर करेंगे। अब उल्टा देखिए, जब मैं टिश्यू में आऊंगा तो सब इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे मुझे हाई H प्लस कंसंट्रेशन, लो पीएच, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब ये सारे फैक्टर ऑफ जस्ट इसका रिवर्स। तो मैं कह रहा हूं मुझे टिश्यू पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट कराना है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू को देना है, और यहां से मुझे हीमोग्लोबिन से CO2 को जोड़ना है, क्योंकि मुझे यहां से इसको रिवर्स वापस भेजना है। कहां पर? लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। तो मैं कह रहा हूं हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई H प्लस कंसंट्रेशन, लो पीएच, हाई टेम्परेचर, और लो पीएच ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को फेवर करने वाले फैक्टर हैं, और यही कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन को या एसोसिएशन को फेवर करने वाले फैक्टर जस्ट उल्टा चलता है। तो आप किसी एक साइड का याद कर लीजिए, और आपके दिमाग में सेट। अब देखिए, लिखा है कि मुझे क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग। तो मैं सारे यही फैक्टर पकड़े चलूंगा। हाई टेम्परेचर नहीं होगा सर, हाई H प्लस नहीं होगा, लो PCO2 होगा, और लेसर H प्लस कंसंट्रेशन, C एंड D। क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए एक जगह पर। द सिग्मॉइड कर्व ऑफ ग्रोथ जर्नी नॉट डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ, गलत, ये गलत है। साइज ऑफ गैमिट नहीं, नंबर ऑफ क्लोरोफाइल प्लांट नहीं। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि नेचर में किसी भी नेचुरल, जो भी ऑर्गेनिज्म किसी नेचुरल हैबिटेट में रहता है, उसका ग्रोथ कर्व नॉर्मली सिग्मॉइड ही होता है, क्योंकि नेचर के रेजिस्टेंस आते ही आते हैं। जो भी नेचुरल हैबिटेट में कोई जीव रहेगा, ठीक है, नेचुरली उसका सिग्मॉइड ही आता है, एक्सपोनेंशियल नहीं आता है, रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्रोइंग इन ए नेचुरल हैबिटेट, और इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स के लिए, मतलब जो भी है, जितनी भी कोशिकाएं किसी जीव के अंदर हैं या अलग अलग जीवों में, सबके लिए टिपिकल होती है, टिश्यू के लिए एंड ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट के लिए। ऐसा नहीं है कि रूट केवल लंबा हो रहा है, स्टेम बढ़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं केवल पत्ती 5 मीटर की हो गई तो स्टेम नहीं बढ़ रही। आप देखिए, जिस प्रोपोर्शन में स्टेम बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में शाखाएं बढ़ती हैं, पत्तियां बढ़ती हैं, सब बढ़ते हैं। अब देखिए, द ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक, पहले ही गलत है, मायोजेनिक है। क्यों? क्योंकि मस्कुलेचर से हार्ट बीट की ओरिजिन स्टार्ट होती है, दैट इज SA नोट। तो ये मायोजेनिक हार्ट है। और ये हमें पता है कि इंटरग्रेट डिस्क हमारे हार्ट में पाया जाता है, जो कि पूरे हार्ट को एक साथ प्रॉपर स्टिमुलस देता है, ताकि पूरा का पूरा हार्ट एक यूनिट की तरह एक साथ स्टिमुलेट करे, मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइमल्टेनियसली एक साथ हो, जो नर्व का इंपल्स आता है बहुत तेजी से फैले, प्रोपेगेट करे। ठीक, तो यहाँ पे मुझे एसर्शन फॉल्स दिख रहा है, रीजन ट्रू। क्या आंसर आ गया? थर्ड। लिखा ह्यूमन हार्ट इज मेजरली ड्राइव्ड ऑर्गन इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, और कहते हैं कि जो हार्ट है वो पेरिकार्डियम से डबल लेयर, ये भी याद रखिएगा। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, फोर्थ आंसर। तो पेरिकार्डियल कैविटी में होता है क्लेंच फिस्ट की तरफ, और स्लाइटली टिप्ड होता है लेफ्ट की तरफ। ये लिखा हुआ देखिए बैग में, और हार्ट हैज 4 चैम्बर्ड, और ये स्लाइड टिल्टेड टू द लेफ्ट, दाएं साइड, बाएं साइड में।
क्या सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनी सर्कुलेशन। आपको पता है कि आपके राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजन ब्लड निकल करके पल्मोनी आर्टरी के माध्यम से जाता है लंग्स में, वहां होता है गैस एक्सचेंज, वहां पर वो ऑक्सीजनेज हो जाता है, फिर वहां से आता है राइट ऑर्किल में पल्मोनरी वेन के माध्यम से, इसको बोलते हैं पल्मोनी सर्कुलेशन। और डार्सल एओर्टा से निकलेगा ब्लड प्योर जाएगा टिश्यू में, टिश्यू से वापस आएगा, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो लेकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन का क्या काम है सर, ये न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन अदर एसेंशियल सब्सटेंस को टिश्यू को प्रोवाइड करता है, वहां से CO2 अदर हार्मफुल सब्सटेंस को अवे करता है एलिमिनेशन के लिए। फिर लिखा था ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिक इन द वेन्स। नहीं सर, आप ध्यान से किताब को देखिए, अगर मैं वेन्स का डायग्राम बना रहा हूँ आर्टरी का, तो उसमें जो ये ट्यूनिका ये चीज ये थिकनेस ज्यादा है और आर्टरी का डायमीटर कम है, जबकि मैं अगर वेन्स को देखूंगा तो उसमें डायमीटर बड़ा है। इसका मतलब ये ट्यूनिका मीडिया किसमें थिक है, आर्टरी में, इन कंपेरिजन टू वेन्स। तो लिखा ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिक इन द वेन्स, नहीं सर आर्टरी, इसीलिए आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तो ये पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर। कुछ नहीं सर, ये डायग्राम आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का दिख रहा है, ये किडनी है, इसके ऊपर एक टोपी से दिख रहा है सर, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है सर, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। और ये यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, ये तो आप पहचान रहे हैं सर। ये यूरेथ्रा दिख रहा है मुझे, ठीक। ये आपका क्या है सर, ये यूरेटर है। और ये क्या दिख रहा है सर, ये रीनल पेल्विस दिख रहा है मुझे, ठीक। और ये क्या दिख रहा है, इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर कह सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम, ए तो आपका यूरेटर ही है, इंफीरियर वेना केवा, डॉर्सल एओर्टा, ठीक। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये सी डॉर्सल एओर्टा हो गया, और उसके बाद डी आपका क्या होगा, यूनिब्लेडर, और ई क्या है, पेल्विस है। तो क्या आंसर आ गया, थर्ड, ये पहचानना था आपको। ये देखिए डायग्राम के सामने, इंफीरियर वेना केवा, डॉर्सल एओर्टा। अब देखिए, आपको मालूम था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो नॉर्मली होता है 125 ml पर मिनट, ये तो आप जानते ही हैं। और एक दिन में कितना सर, 180 लीटर पर डे। तो सर 180 लीटर जब किडनी फिल्टर करती है, तो 180 लीटर हम लोग यूरिन तो डिस्चार्ज नहीं करते, हम लोग सिर्फ 1.5 लीटर ही करते हैं नॉर्मली। तो क्या होता है, 99% का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर GFR घटता है फिल्ट्रेशन का, तो कुछ मैकेनिज्म, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो वर्क करते हैं, उसी मैकेनिज्म का नाम है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक। रेनिन एक हार्मोन है, एंजियोटेंसिन हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिस्टम काम करता है, और ये GFR को बढ़ाते हैं। ये आपके वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट शो करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट शो करते हैं। और इसका उल्टा, क्योंकि GFR बढ़ाने के लिए तो रॉस है, लेकिन अगर बढ़ जाए तो उसको घटाने के लिए नहीं होता, उसके लिए ANF काम करता है। ANF एक हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये आपके हमारे हार्ट में राइट ऑर्गन से रिलीज होता है, याद रखिएगा। ये GFR पे घटाता है। तो ये दोनों हार्मोन ये दोनों चीजें एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करती हैं। फोर्थ आंसर, तो रॉस एक हार्मोन का सिस्टम है, ANF इंडिविजुअल हार्मोन है, फोर्थ आंसर। फिर लिखा, इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इट शोज हाइपरटेंशन। एक बुक में लाइन लिखी है, नॉर्मल 120/80 होता है, याद रखिएगा। ये सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन किडनी। ये कहा गया है कि हाई BP से जो हमारे हार्ट वगैरह होते हैं, अदर ऑर्गन्स होते हैं, उनको बहुत डैमेज और नुकसान होता है। तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक दिख रहा है, फोर्थ आंसर। सर कुछ नहीं सर, आपको मालूम है, जब प्रोटीन की बात करेंगे, अगर मैं प्रोटीन को ऐसे एक लीनियर लूं, मैं को एक एमिनो एसिड मेरा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये क्या है सर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। हमने सिर्फ पोजिशनल इंफॉर्मेशन जान ली कि हमारा कौन सा एमिनो एसिड किस पोजीशन पे है, ठीक। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABCD। अब मैं थोड़ा इसको फोल्ड कर दूं ऐसे, ठीक। तो ये हमारा A यहाँ है, BCD, ये क्या है सर, अल्फा हेलिक्स। ऐसे ही बीटा शीट भी होता है, वो भी तो अल्फा हेलिक्स बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब इसी चीज को मैं और ऐसे कॉइल्ड करता चला जाऊं, ठीक। ऐसे ही मैंने कॉइल्ड कर दिया, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक। अब टर्सरी स्ट्रक्चर मिनिमम रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। अब दो टर्सरी स्ट्रक्चर जब आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो ये पूरी यूनिट बन जाती है क्या, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते, याद रखिएगा। तो ये अल्फा चेन का टर्सरी बनता है और बीटा चेन का टर्सरी बनता है, याद रखिएगा। लेकिन कमाल की बात देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में
आप कितनी फोल्डिंग कर लें, नंबर ऑफ एमिनो एसिड, टाइप ऑफ एमिनो एसिड वही रहेगा। अगर यहाँ एलेनिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, हिस्टिडाइन था तो यहाँ भी एलेनिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन रहेगा और यहाँ भी ऐसे रहेगा। एक चेन की बात टर्सरी तक, और क्वाटनरी में उसका अपना प्राइम सेकेंड टर्सरी होगा। तो सर अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी, बीटा पेयर सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और क्वाटनरी में भी होता है, लेकिन क्वाटनरी स्ट्रक्चर में केवल पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, क्वाटनरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, फोर्थ आंसर लिखा है कि अब देखिए एंजाइम की एक्टिविटी कई चीजों से प्रभावित होती है, आपकी किताब ही कहती है। एंजाइम की एक्टिविटी जिसमें पीएच भी है सर, जिसमें टेम्परेचर है, इनहिबिटर है, कई चीजें हैं। तो कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, ये रिवर्सिबल होता है, जैसा किताब में आपका डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से। तो सर ये जो जोन है नीचे वाला ये इनएक्टिव जोन है, और ये जोन जो है डीनेचुरेशन का है, और इतना जो है ये मैक्सिमम एक्टिविटी का जोन है। किताब को ध्यान से देखिए, हाई टेम्परेचर अगर आपने इधर बढ़ाया टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एंजाइम एक्टिविटी ले रहा हूँ, एंजाइम एक्टिविटी, और यहाँ मैंने टेम्परेचर ले लिया, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखिए एंजाइम की एक्टिविटी पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम, उसके बाद ये घटने लग जाएगा। तो जैसे ही इस पॉइंट के नीचे आएंगे प्रोटीन डीनेचर्ड होने लगेंगे, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो कहते हैं कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका पीएच ऑप्टिमा टेम्परेचर ऑप्टिमात होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम, कहते हैं वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसमें एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उसको क्या बोलते हैं सर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऐसा ही ग्राफ पीएच का था, वो पीएच जिस पर कोई एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उसको क्या बोलते हैं सर, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। ठीक, तो कहते हैं लो टेम्परेचर इनएक्टिव एंजाइम, ये रिवर्सिबल है, क्योंकि टेम्परेचर आपने लो कर दिया एंजाइम इनएक्टिव हो गया, लेकिन टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाएंगे फिर एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। लेकिन हाई टेम्परेचर अगर आपने कर दिया तो एक बार प्रोटीन डीनेचर्ड होगी तो फिर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो ये रिवर्स नहीं होगा। इस बात को, ये गलती कहीं मत करिए, लो टेम्परेचर पे एंजाइम का इनएक्टिव होना ये रिवर्सिबल है। इसीलिए आप देखिए फ्रिज में खाना खराब नहीं होता, क्योंकि जितने भी आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है वो स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है। इसीलिए आप देखिए जितनी मछलियाँ जो बाहर से आती हैं, या आपका जो ये मटर वगैरह होता है जो आप खाते हैं, मतलब पैकेट वाला, देखिए वो फ्रोजन रहता है, बर्फ़ में रहता है, ताकि उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, क्योंकि उनके एंजाइम इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही आप उसी मटर को खुले में रख दीजिए, थोड़ी आधे बदबू आने लगी, क्यों, जो माइक्रोन उसके अंदर था या सराउंडिंग में है वो तुम उस पर अटैक करता है, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है, याद रखिएगा। तो ये रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल नहीं है। हाई टेम्परेचर डी ठीक है, ऑप्टिमम पीएच हो और चाहे ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम शो करेगा। अब देखिए ये कहा गया था कि जो एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटीनेसिस एंजाइम, लेकिन बहुत से ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट के अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। और सर जी कोफैक्टर के बारे में तो आपने 3 बातें बताई थी। पहला आपका होता है कोएंजाइम, दूसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक, और एक होता है मेटल आयन। ये दोनों ऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट है। तो सर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये हिम ग्रुप होता है, परऑक्सीडेज और केटालेज एंजाइम में इनका काम है H2O2 के ब्रेक डाउन करना। तो सर जो हिम ग्रुप है परऑक्सीडेज में वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ना कि कोएंजाइम है। कोएंजाइम NAD NADP FAD है, याद रखिएगा, फोर्थ आंसर। फिर लिखा है आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कुछ चार्ट बने हैं, उनमें देखिए टॉक्सिन का एग्जांपल एब्रिन और रिक्सिन है, ड्रग्स में विनब्लास्टिन सरकोमिन है, पिगमेंट में आपके कैटोनॉइड्स और एंथोसाइन है, और टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन डाइटर्पिन से है। तो मुझे ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर, डी थर्ड, क्या आंसर आ गया, सेकेंड। और इसके अलावा बाकी एग्जांपल्स भी याद करिए, क्योंकि अगर 4 सवाल बायोमॉलिक्यूल से आएगा तो एक सवाल डन है कि जितने चार्ट बने हुए हैं, एक इसका, एक आपके प्रोटीन के फंक्शन का, एक एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल का, तो उसमें आएगा जरूर, ये डन है। अगर 4 सवाल बायोमॉलिक्यूल से आया तो इन्हीं तीनों चार्ट में से एक सवाल आपको मिल जाएगा। आप देखिए लॉ ऑफ, कहते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन, ये 1905 में दिया गया कि इनका लॉ था। इन्होंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस पर कई सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस किसी पौधे के लिए, उस पर मल्टीपल फैक्टर एक साथ काम कर सकते हैं, करते हैं। तो कहते हैं कि जब ढेर सारे फैक्टर काम कर रहे हैं तो रेट डिसाइड कौन करेगा, जिसका लेवल बहुत ही कम होगा या ऑप्टिमम लेवल के नीचे होगा। याद रखिए, मान लीजिए टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा फोटोसिंथेसिस कितना होगा, दैट विल बी
लिमिटिंग फैक्टर, अगर मैं लाइट कम है तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर, पानी कम है तो पानी लिमिटिंग फैक्टर। ये ठीक वैसे ही है, जो चाय बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, चीनी, चाय पत्ती और पानी। जो नहीं होगा वही डिसाइड करेगा चाय कैसे बने। जैसे आप कहते रहे यार घर में चाय पत्ती नहीं है, चीनी चाय पत्ती नहीं है, चाय कैसे बने। लेकिन अगर देखिए दूध ना हो तो लोग ब्लैक टी पी लेते हैं, लेकिन कम से कम चाय और पानी तो चाहिए ही चाहिए भाई, सूखी चाय थोड़ी को बना लेगा। बात को समझिए। तो लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। कुछ नहीं सर, इंटरनल में क्या क्या आता है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन आता है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन है, और लीफ की संख्या है, लीफ की बनावट है, अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी है, याद रखिएगा। और एक्सटर्नल में आपको पता है वाटर है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, कई चीजें हैं। ठीक, इसके बाद सनलाइट, वाटर एंड टेम्परेचर आर टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। वाटर स्ट्रेस काज द स्टोमेटा टू क्लोज, हैंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। आपको पता है कि जो स्टोमेटा होता है, वाटर स्ट्रेस करने पर पौधा अपनी एडाप्टेशन के लिए स्टोमेटा क्लोज करता है। इसी स्टोमेटा के माध्यम से CO2 इंटर करती है, ऑक्सीजन निकलती है, या तो गैस एक्सचेंज के लिए। तो भले ही आपने वाटर स्ट्रेस की वजह से पानी को कंजर्व करने के लिए पौधे ने वाटर स्टोमेटा क्लोज कर लिया, लेकिन उसकी वजह से CO2 इंटर नहीं करेगा पौधे के अंदर, तो आपकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो A B C D ये सारे के सारे सही हैं, फोर्थ आंसर। लिखा है कि से द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द केमी ऑस्मोस हाइपोथेसिस। आपको मालूम था किसी एक मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन के अराउंड कोई वाटर मॉलिक्यूल जब मूव करता था SPM के अराउंड, सेमी मेम्ब्रेन के अराउंड, तो इसको हमने क्या नाम दिया था सर, इसको हमने नाम दिया था ऑस्मोसिस। और अगर मैं बोल रहा हूँ केमी ऑस्मोसिस, तो इसका मतलब सर रिगार्डिंग ये केमिकल है, किसी मेम्ब्रेन के अलोंग कोई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में प्रोटॉन जाता है, रिगार्डिंग केमिकल, इसको हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। और आप ध्यान दीजिए कि फोटोसिंथेसिस में ये मेम्ब्रेन ल्यूमेन की थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है, तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन यहाँ पे काम करती है। और ध्यान से देखिए कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को ल्यूमेन के अंदर बढ़ाया जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका प्रोटॉन जाता है, तो ये एक ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हुई रिगार्डिंग केमिकल, इसलिए केमी ऑस्मोसिस। इसमें प्रोटॉन पंप चाहिए, एटीपी एंजाइम चाहिए, ठीक है, ग्रेडियंट भी चाहिए, कई चीज चाहिए। तो लिखा है क्या चाहिए सर, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, एटीपी सिंथेज चाहिए। एटीपी फॉर्मेशन इसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फिर लिखा एटीपी सिंथेज हैज अ चैनल दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन और दिस रिलीज इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट एटीपी सिंथेज एंजाइमेटिक कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब देखिए स्ट्रोमा से आपने प्रोटॉन निकाला, ठीक है, अंदर भेज दिया कहाँ, ल्यूमेन के अंदर, और ल्यूमेन से फिर वापस आपने भेजा है, तो उसमें एटीपी सिंथेस में आपके CF0 और CF1 होते हैं, ठीक है। ये चैनल प्रोवाइड करता है, और CF1 ये कैटालिटिक साइट प्रोवाइड करता है भैया कि यहीं से बनेगी एटीपी। तो जब ये आपका प्रोटॉन मूव करता है इससे, तो होता है कन्फॉर्मेशनल चेंज, और कन्फॉर्मेशनल चेंज से आपकी एनर्जी निकलती है, वही ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ती है, जो पैकेट्स के फॉर्म में, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होती, कहीं क्रिएट नहीं होती। तो जो कन्फॉर्मेशन चेंज होने से एनर्जी निकली वो आपकी एटीपी के फॉर्म में हमको मिलती है, ठीक। फिर लिखा द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड्स enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase which makes enzyme synthesize several molecule of energy। पे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो ABCD इसमें सारे सेंटेंस हैं, ये फोर्थ आंसर। बुक को ठीक से पढ़िए। लिखा है टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अभी मैंने बताया सर ये एस्टिवेशन है क्या, आपको मालूम था कि ये थैलमस है, ये मैंने बनाया कैलिक्स, और ये मैंने बड़ा सा क्रोला बना दिया, ये मैंने स्टेमन बना दिया, और ये मैंने गाइनोसियम बना दिया। तो कहते हैं कि जो आपका कैलिक्स या क्रोला का रिगार्डिंग एक दूसरे के फ्लोरपिंडिस के अराउंड जो उनका पाए जाने की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उसी को बोलते हैं एस्टिवेशन। तो सर एस्टिवेशन कैलिक्स के लिए है, करोला के लिए, दोनों के लिए सर। और इसके एग्जांपल आपको पता है, वॉल्वेट, वैक्सिलरी, ठीक है, इम्ब्रिकेट, और इसके अलावा आपने पढ़ा था क्या चीज, तो वॉल्वेट हो गया, इम्ब्रिकेट हो गया, और आपका ट्विस्टेड हो गया। तो इतने प्रकार के पाए जाते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था प्लेसेंटेशन, एक प्लेसेंटेशन टर्म पढ़ा आपने, ये रहा आपका, एक मैंने पिस्टल का डायग्राम बनाया, ये स्टिग्मा स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी कैविटी का नाम ओवेरियन कैविटी, इसमें क्या पाया जाएगा, ओव्यूल। तो कहते हैं सर लोक्यूल में ओव्यूल है कि ओव्यूल में लोक्यूल है, सर लोक्यूल में ओव्यूल है, तो ये कैविटी क्या है, लोक्यूल, ध्यान से देखिए। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल। ओव्यूल किस तरह से इसके अंदर अरेंज हो गए, इस व्यवस्था का नाम प्लेसेंटेशन। और इसके एग्जाम्पल मार्जिनल
पेराइटल, प्री सेंट्रल, बेसल और एक्साइल। तो सर पेराइटल क्या हुआ, एक प्लेसेंटेशन है, ये गलत। अब कहते हैं कि पत्ती, एक लीफ किसी स्टेम ब्रांच पे किस तरह से लगेगी, उस व्यवस्था का नाम फाइलोटैक्सी। इसके 3 टाइप, अल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड। तो अपोजिट क्या हुई, फाइलोटैक्सी हुई, ये भी गलत है सर। अब देखिए आपको पता है कि जब आप लीफ की बात करते थे, सपोज ये स्टेम ब्रांच है, पत्ती यहाँ से निकलती है, उसको बोलते हैं लीफ बेस, और जो होल्ड करता है उसको बोलते हैं पेटियोल। और यहाँ से मैं इसको लेमाइना बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपके अंदर जो वेन्स लगे हुए हैं, वेन्स, इनके लगने की व्यवस्था को कहते हैं वेनिएशन। तो ये मैंने बनाया है डाइकॉट। और केले का पत्ता अगर आपने देखा हो बच्चों, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन। तो सर रेटिकुलेट और पैरेलल क्या हुए, ये टाइप ऑफ वेनिएशन है, तो ये भी नहीं है। तो एस्टिवेशन इसमें कोई नहीं, याद रखिएगा। ना इसमें इम्ब्रिकेट का ऑप्शन है, ना इसमें वॉल्वेट का ऑप्शन है, ठीक है, और ना ही इसमें वैक्सिलरी का ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ये आप देख सकते हो, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। और वैक्सिलरी आपको पता है कोरोला ऑफ फेवेसी फैमिली, और इम्ब्रिकेट आपको पता है कैसिया गुलमोहर, और ट्विस्टेड मालवेसी, और वॉल्वेट तो आप जानते हैं। अब देखिए, जो मटर के पौधे में कैलिक्स का एस्टिवेशन है, वॉल्वेट है, और कोरोला का वैक्सिलरी है, याद रखिएगा। फिर लिखा से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, कुछ नहीं सर, अगर आप प्लेटी हेलमेंथीज से लेकर के आगे बढ़े कार्डेटा तक, तो जितने एनिमल यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, सब के सब क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देख, डेविल फिश को पहले तो नाम पहचान लो, ऑक्टोपस, डॉग फिश, स्कोलियोडॉन। सबसे पहले तो आपको नाम ही याद होना चाहिए कि है क्या। फ्लाइंग फिश आप जानते हैं सर, एक्जोसीटस। सिल्वर फिश लेपिस्मा, बहुत से बच्चे इसमें फंसे आज की, लेपिस सिल्वर फिश क्या, लेपिस्मा है, और 2013 के अनसॉल्व में क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरी बात, ये एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है सिल्वर फिश के रिगार्डिंग, ठीक। और जेली फिश को हम क्या बोलते हैं सर, ओरिलिया, ठीक। अब इनके फाइलम देखिए, ये ऑक्टोपस, मोलस्का, स्क्वाड्रन, कार्डेटा, एक्जोसिटस, कार्डेटा, लेपिस्मा, आर्थ्रोपोडा, और ये क्या है सर, सीलेंट्रेटा। अब देखिए, प्लेटी हेलमेंथीस से लेकर के कॉर्डेटा के बीच में यही इनके फाइलम है, इनके इसका फाइल नहीं है, क्यों, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटी हेलमेंथीस आता है। तो ये आंसर में नहीं जाएगा, ABCD। क्या आंसर आ गया, सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, कुछ नहीं सर, आपको बताया गया था सबसे लोएस्ट स्पीसीज, उसके बाद जीनस सर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्या आता है सर, क्लास, क्लास के बाद क्या आता है सर, फाइलम, या प्लांट के रिगार्डिंग कहेंगे तो डिवीजन, और उससे बड़ा किंगडम, ठीक। इतनी बातें हो गई। अब देखिए, यहाँ पे जितने दिए हुए हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। ये सोलेनम क्या है सर, जीनस, ठीक। एनाकॉर्डियेसी एक फैमिली है किसकी, मैंगो की। डिप्टेरा ऑर्डर है किसका, हाउस फ्लाई का। और एंजियोस्पर्मी डिवीजन है। तो इतना देख करके तो आपको लग ही रहा है कि सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंजियोस्पर्मी है। फोर्थ आंसर सर, एंजियोस्पर्मी सबसे ऊपर है, ध्यान से देखिए। फिर देखिए, थैलमस को रिसेप्टिकल कहते हैं, ये आपको नाम याद होना चाहिए। और इसी थैलमस से आपके सारे के सारे फ्लोरल अपेंडेक्स, कैलिस, कोला, एंडोसियम, गाइनोसियम एराइज होते हैं, याद रखिएगा। एक्टिनोमार्फी रेडियल सिमेट्री होती है, आपको पता होना चाहिए। और इसके एग्जांपल मस्टर्ड, जोरा चिल्ली। फिर लिखा जाइगोमार्फिक बाइलेटरल बोलते हैं, इसके एग्जाम पी गोलमोहर भी इनके सी है। एसिमेट्रिक इरेगुलर सिमेट्री बोलते हैं, इसका एग्जांपल है केना। तो मुझे ए फर्स्ट दिख रहा है, मुझे थैलमस रिसेप्टिकल, एक्टिनोमार्फिक रेडियल, और जाइगोमार्फिक बाइलेटरल, ठीक। और एसिमेट्रिक रेडियल। तो मुझे ए फर्स्ट दिख रहा है, मुझे बी थर्ड दिख रहा है, मुझे सी फोर्थ, डी सेकंड। क्या आंसर आ गया, फोर्थ। फिर लिखा है, अब देखिए, ईयर पिन्ना जो होता है केवल मैमल का करेक्टर है, ये तो ठीक है सर। मेमरी ग्लैंड मैमल्स में होता ही है। फर्टिलाइजर इंटरनल, अब देखिए जितने भी आपके रेप्टाइल से लेकर के आगे बढ़ेंगे सब इंटरनल है। अब इसमें देखिए, फर्टिलाइजर इंटरनल होगा, और यहाँ पर लार्वा नहीं होता, याद रखिएगा। लार्वा केवल आपके आपके फ्रॉग तक है, मतलब एम्फीबिया तक, उसके बाद लार्वा नहीं है। तो भाई ये वल्चर गलत, क्योंकि ये बर्ड्स है। तो बर्ड्स में इंटरनल ओवी पैरस होते हैं, याद रखिएगा। ओवी पैरस होना डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, लार्वा होने से है, माइंड इट।
ओवी पैरस डाइट इनडाइट से मतलब नहीं है, लार्वा होने ना होने से इनडाइट डाइट की बात होती है, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर। और ईयर पिन्ना मैमल में होता है, ये ईयर पिन्ना ये है, याद रखिए ये ईयर पिन्ना है, ठीक। और ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। फिर लिखा व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मीजोसोम प्रोकैरियोट एंड किस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ नहीं सर, आपको पता है यही वो प्लेस था जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, पहली बात, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक। और ये मीजोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, इस पर रेस्पिरेटरी साइट्स होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कई काम में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम रेस्पिरेशन इसका यहीं पे होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टी और मीजोसोम ये दोनों सिमिलर फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टी और माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है का पार्ट है, जबकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो फंक्शन सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं सर, एनालोगस। तो ये एनालोगस होगा, होमोलोगस नहीं होगा। दोनों ही सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, दोनों रेस में हेल्प करते हैं। तो क्या आंसर आ गया, ए बी डी। अब इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, जैसे हम लोग की किडनी, ह्यूमन किडनी एनालोगस है किसके, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के, नेफ्रीडिया के, फ्लेम सेल्स के, समझ रहे हैं। अब मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, ठीक है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल और आपका नेफ्रीडिया आपस में क्या, ये भी एनालोगस है, क्योंकि दोनों अलग अलग फाइलम के हैं, ठीक। तो क्या आंसर आ गया, थर्ड। लिखा ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट। तो क्या आएगा इसमें भैया, ये स्टील होता है, याद रखिए। स्टील कहते हैं कि एंडोडर्मिस के अंदर जितनी चीजें होंगी वो सब के सब स्टील में आएंगी। कंजक्टिव टिश्यू, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम सब स्टील में आएगा। अब देखिए यहाँ पे लाइन लिखी है, ध्यान से देखिए, लिखा है कि यहाँ पे ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल ऑफ पिथ, जितने भी होंगे सब स्टील में आएंगे। फिर लिखा बी एस ई, ठीक है, ये बी एस सी होता है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफेलोपैथी है। तो ये प्रियॉन्स, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन की हुआ से होने वाली बीमारी है। टोबैको मोजैक वायरस एक मोजैक डिजीज है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिट्रस कैंकस बैक्टीरिया से होता है, जेंथोमोनास सिट्राई से, और स्लीपिंग सिकनेस फ्लैगेल प्रोटोजोवन से होता है, ट्रिपैनोसोमा से। तो मुझे ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर, डी थर्ड, फोर्थ आंसर। लिखा ये डायग्राम भी मैंने पीछे ही बताया, सेम रेडियस पर है ये कंजॉइंट है, कैम्बियम है तो ओपन है। तो लिखा है कि कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल इन स्टेम, याद रखिएगा। अब कमाल की बात देखिए, क्लोज ये है नहीं, रेडियल ये है नहीं। अब आप हमसे कहोगे सर ये ओपन है तो डाइकॉट स्टेम में होगा, यहाँ डाइकॉट नहीं लिखा, तो हम कैसे मान लें कि ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट। चलिए इसका 50-50 आप मान लीजिए, स्टेम में मोनोकॉट डाइकॉट दोनों, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन में वर्ड्स पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम आंसर वही टिक करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसको ओपन और क्लोज से, क्लोज तो ये है नहीं, अब यहाँ मोनोकाट डाइकाट कुछ नहीं लिखा है, तो हम अपने आंसर के हिसाब से इसको सपोज कर लेंगे ये डाइकाट के लिए बात लिखी है, ठीक। तो ऐसा आता है नीट में भी सेंटेंस। लिखा द लीवर वर्ड्स ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। बिल्कुल सही है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लोग, जो ब्रायोफाइटा था वो पानी से निकल के जमीन पर आ गया, लेकिन जमीन पर रहने के लिए फिर तो आपको पानी चाहिए, और इसके पास वेस्कुलर बंडल डेवलप नहीं हुआ था, इसकी मजबूरी थी कि ऐसी जगह पे ही ग्रो करेगा जहां पर सैडी कंडीशन हो, मॉइस्ट कंडीशन हो, थोड़ा पानी का सोर्सेस हो आसपास। क्योंकि भाई साहब अगर पानी नमी में, धूप में रहेंगे सूख के खत्म नहीं हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखिए धूप में खतरा रहे, बड़ा गर्मी है, पानी सही से निकलता है तो बार बार पानी पीते, ये कहाँ से पानी पियेंगे, वेस्कुलर बंडल नहीं है, याद रखिएगा। तो ये सही है। फिर लिखा ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स एंड बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। क्यों, एक बार बताइए, जीवन में जो खुद नहीं संभलता वो दूसरों को क्या संभालेगा, जिसके पास खुद का आसियाना नहीं है वो दूसरे को क्या आसियाना देगा। तो कहते हैं जीवन में किसी को कुछ देने के लिए, किसी को के लिए कुछ करने के लिए पहले आप खुद को काबिल बनना पड़ेगा। बात को, आप डॉक्टर बनेंगे तभी आप 10 मरीजों का इलाज कर पाएंगे, ऐसे आप तैयारी करते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो हर इलाज आप ना कर पाए। तो ये खुद नहीं है, भी उतना डेवलप है ब्रायोफाइटा, इसका लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, फोर्थ आंसर, याद रखिएगा। फिर लिखा एल्गी आर ऑफ पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ
द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। आपको पता है फाइटोप्लैंटन ये ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गी ही होता है जिसका आपका पॉन्ड इकोसिस्टम एक्वेटिक फूड चेन शुरू होती है। फिर लिखा क्लोएला यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। ये एक ग्रीन एल्गी याद रखिएगा, ग्रीन एल्गी है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। दोनों सेंटेंस सही है। फिर लिखा ये डायग्राम आपने पहचान लिया कि आपका गार्ड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है डंबल से, वो भी ठीक। तो डायग्राम रिप्रेजेंट स्टोमेटा विद डंबल शेप गार्ड सेल। वैसे नॉर्मली कैसा होता है सर, किडनी शेप होता है, इस तरीके का होता है गार्ड सेल। अब गार्ड सेल क्लोरोफिलस होता है, याद रखिएगा, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है और ये क्रूशियल है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। तो आपसे पूछेंगे कि स्टोमेटा का क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिलस होना क्यों होता है, जिससे आपकी उसकी प्रॉपरली स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो सके, ठीक। क्या और देखिए स्टोमेटा की टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी में चेंज होना, टर्जिड और फ्लैसिड होने की वजह से ही आपका स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं गार्ड सेल की वजह से। फर्स्ट आंसर। फिर लिखा भैया रस्ट फंगस। आप देखिए रस्ट फंगस में हम दो से मैच कर लेंगे, फाइकोमास्टिस में आपको व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर और बेसिडियोमास्टिस में पक्सिनिया तो है ही। चलिए मान लेते हैं सर ये दोनों पॉसिबल हैं ए से। अब देखो न्यूरोस्पोरा तो सर स्कोमास्टिस से मैच करेगा, एल्ब्यूगो आपका फाइकोमास्टिस से मैच करेगा सीफस, और कोट्राइक इम्परफेक्ट फंजाई। तो मैं देख रहा हूँ ए सेकेंड और ए फर्स्ट, ठीक है, दोनों हो सकता है सर, लेकिन सर बी फोर्थ ही होगा और सी फर्स्ट ही होगा और डी थर्ड। तो क्या आंसर आ गया पहला। मैं कह रहा हूँ रस्ट फंगस लिखा है तो मैं दोनों से मैच कर सकता हूँ, लेकिन सी तो केवल फर्स्ट से ही मैच करेगी। एल्ब्यूगो क्या है, फाइकोमास्टिस, याद करिएगा, पहला आंसर। अब देखिए लिखा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्ट टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। टेरिडोफाइट को वाटर रिक्वायर्ड। अब देखिए मान लीजिए किसी टेरिडोफाइटा को आपने गमले में लाके छोड़ दीजिए, एक जनरेशन तो आगे बढ़ जाएगा, मान लीजिए उसका स्पोरोफाइट, ठीक, लेकिन गैमेटोफाइट जब बनेगा उसका तो वो गैमेट रिलीज करेगा, वो गैमेट फ्यूज करेगा तो बनेगा जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट। लेकिन गैमेट तो तब फ्यूज करेगा ना जब इनको चाहिए वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो गमले में थोड़ी पानी है। बात को समझिए, इसलिए बहुत ही लिमिटेड। आपने ही मोहल्ले में किसी पार्क में किसी टेरिडोफाइटा को भी देखा, आपने किसी ब्रायोफाइटा को देखा है? नहीं। आपने साइकस, आपने जिम्नोस्पर्मिक प्लांट देख लिए होंगे, लेकिन ज़्यादातर आप देखिए आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पॉलिनेशन होता है, याद रखिएगा। तो ये जरूरी है, इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड है। वैसे भी आप खुद ही देखिए अपने जीवन में सड़क के किनारे या किसी पार्क वगैरह में कहीं पर भी आपने ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा देखे नहीं होंगे। नॉर्मली अनुभव से बता रहे हैं, मैंने खुद ही नहीं देखा अब तक। फोर्थ आंसर। तो इनको पानी की नीड होती है, इनमें अभी वेस्कुलर टिश्यू उतना डेवलप भी नहीं हुआ होता है, मतलब अभी इनमें वेस्कुलर टिश्यू तो है लेकिन वेसल्स नहीं है। भाई टेरिडोफाइटा वेस्कुलर वेसल्स नहीं है, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स नहीं है, तो वेस्कुलर बंडल आ तो गया था लेकिन पूरी तरह डेवलप नहीं था। वाटर के एब्जॉर्ब करने की मैकेनिज्म उतनी हाईली डेवलप नहीं थी, याद रखिएगा। तो जमीन पे तो ये लोग आ गए, सक्सेसफुल थे, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल तो हैं, अभी भी इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजर के लिए, तो इनकी मजबूरी थी कि पानी के आसपास ही रहेंगे। फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको बताया गया था कि फ्लोरल अपेंडेज होते हैं उनमें कोहेसन या एडहेसन भी होता है। फ्लोरल अपेंडेज सर, कोहेसन का मतलब सेम पार्ट में यूनाइट हो, जैसे मैं बोलूँ कि आपके सेपल और सेपल ही आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे गैमोसिपेलस। पेटल पेटल आपस में जुड़ जाए गैमोपेटलस। अगर मान लीजिए सारे के सारे स्टेमेंस आपस में फ्यूज हो जाए, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाए तो इसको बोलेंगे सिनेंड्रस। केवल आपका एंथर फ्यूज करे फिलामेंट फ्यूज रहे तो उसको सिंजेनेसियस। फिलामेंट फ्यूज कर जाए एंथर, फिर इसको बोलेंगे डेल्फस। एक गुच्छे में अगर स्टेमेन निकलेगा तो बोलेंगे मोनोडेल्फस, दो गुच्छे में डाइडेल्फस, कई गुच्छे में पॉइडेल्फस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक केस ये है, अगर मैं कहूँ कोरोला एंड्रोसियम से अटैच हो इपीपेटलस, पेरियंथ एंड्रोसियम से अटैच हो इपीफिलस, तो ये किसके एग्जांपल हुए, एडेशन। क्यों, दो डिफरेंट फ्लोर अपेंडेज में यूनियन हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो अलग अलग फ्लोर अपेंडेज में अटैचमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे इपीपेटलस और इपीफिलस। ये किसके एग्जांपल हुए, एडेशन के। सर ये कोहेसन के तो नहीं हुए। इपीपेटलस में कोला किससे अटैच हुआ सर, एंडोसियम से, और इपीफिलस में पेरियन किससे, एंडोसियम से। इपीपेटलस की फैमिली सोनेसी, इपीफिलस की लिलियसी, और आपका ब्रिंजल एग्जाम्पल है सोनेसी का, और लिली एग्जाम्पल है किसकी, आपके इसका इपीफिलस का। तो भाई ये मुझे असर्शन गलत दिख रहा है, रीजन फॉल्स दिख रहा है। थर्ड आंसर।
लिखा एंडोस्पर्मिक सीड इज प्रेजेंट। अब कमाल की बात देखिए बच्चों, आपसे कहा जाए कि क्या एंडोस्पर्म किसी सीड किसी भी चाहे मोनोकॉट डाइकॉट उसमें होता है कि नहीं, होता है सर। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव करेक्टर है एंजियोस्पर्म के लिए, क्योंकि सर डबल फर्टिलाइजेशन तो खुद ही यूनिक करेक्टर है, ये तो हमने पढ़ा है। डबल फर्टिलाइजेशन ये एंजियोस्पर्म में होने वाली यूनिक घटना, मतलब आपका जाइगोट बनेगा ही बनेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा ही बनेगा, और जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया है तो जाहिर सी बात है कि आपका एंडोस्पर्म बनेगा। अब कमाल की बात देखिए कि सर ये बना ही क्यों था, और क्यों आपकी किताब ये कहती है कि पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है, उसके बाद ही जाइगोट में फर्दर डिवीजन होते हैं एम्ब्रियो बनने के लिए, क्योंकि इस एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को इस जाइगोट को नरिशमेंट देना होता है। तो भैया पहले खुद तो डेवलप होंगे तब तो दूसरे को देंगे। तो इसीलिए डेवलपिंग जाइगोट जो होती है, अगर पूरा का पूरा सीड मैच्योर होने तक, एम्ब्रियो बनने तक पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेती है, तो मैच्योर सीड में कोई पार्ट एंडोस्पर्म का रिटेन नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर रहता है पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होता तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल जनरली मोनोकाट होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल जनरली डाइकाट होते हैं। अब मोनोकाट में आप कहते हैं वीट, बार्ले, राई है, ठीक है, राइस है, ये सब है, मेज है। और जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक में आप देखिए पी है, ठीक है, और इसके अलावा ग्राउंड नट है। अब डाइकाट का एक्सेप्शन कैस्टर है, और मोनोकाट में आप देख सकते हैं ऑर्किड है। तो भाई साहब मतलब मोनोकाटिलिडन ये में आपका ऑर्किड है, तो यहाँ पे ये दोनों आपके क्या हो गए, नॉन एंडोस्पर्मिक, और एंडोस्पर्मिक क्या कैस्टर। ये एक्सेप्शनली, ये एक्सेप्शन है डाइकाट का, ये आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेप्शनली कौन है पौधा है जो डाइकाट है, वो एंडोस्पर्मिक है, थर्ड आंसर। और आप ये देख सकते हैं, और एक चीज देखिए, नॉन एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम एक्स एल्बुमिनस, एंडोस्पर्मिक का नाम एल्बुमिनस, याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल देखिए वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर। अब देखिए ये कहा गया है कि जो सीड होता है, सीड इसकी वायबिलिटी पीरियड या डोरमेंसी जिसको आप कहते हो, ये वेरिएबल होती है। और कई सारे पौधों में, सेवरल प्लांट्स में ये कई सीजन की होती है, सैकड़ों साल की, मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल। और इसका सबसे बड़ा डेटा जो दिया गया है कि ल्यूपिनस आर्क्टिकस, इसकी 10,000 साल डोरमेंसी थी। और एक आपकी किताब में और दिया दिया है फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, इसकी 2,000 साल थी, याद रखिएगा, ठीक है, 10,000 साल है डॉर्वेंसी। अब लिखा है इनकी, इसको पढ़िए, बहुत से बच्चों ने इसको गलत कर दिया क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़ नहीं रहे भाई। कहते हैं जो रॉयल सोसाइटी होती है फ्रांस की नहीं, ये लंदन की थी, याद रखिएगा। फॉरेस्ट ये लंदन की है, याद रखिए, गलत है भाई। अब बाकी सारे सेंटेंस ध्यान से देखिए, सब सही है। His leadership was instrumental in bringing out of the way very first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT. His work on test tube fertilization, अब देखिए लिखा है कि हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रावेन पॉलिनेशन वर्ल्ड वाइड, एक क्लेम ये भी ठीक है। ही पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कैरेक्टर इन टेक्सोनॉमी, मतलब टेक्सोनॉमी में भी एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर लिए जाएंगे, इन्होंने इस पर जोर दिया, पॉपुलराइज किया। तो ये सेंटेंस इतने सही हैं, पहला वाला ही गलत है, लंदन था सोसाइटी की, BCD फोर्थ आंसर, याद कर रखिएगा। तो भाई साहब आप इनकी जीवनी को जरूर पढ़ें, और हाल ही में इनका, ठीक है तो ये सही है भाई। अब देखिए पोलारिटी ऑफ पेरिस्पर्म, आपको ये बताया गया था कि एंडोस्पर्म जो था वो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमिट के फ्यूजन से बना था। प्रोसेस का नाम था ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम था? ट्रिपल फ्यूजन। और ये 3N बना था, ठीक है, पेरियन। लेकिन आपको पता है कि ओव्यूल में न्यूक्लियस होता है, ठीक, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल पूरा का पूरा बदल जाती है सीड में, और न्यूक्लियस जो होता है खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जिनमें ये न्यूक्लियस बचा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेमेनेंट्स। क्या बोलते हैं सर? रेमेनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब बचा रह जाता है सीड में भी। और इसी को हमने एक नया नाम दिया पेरिस्पर्म, याद रखिएगा। ये भी एक प्रकार का फूड स्टोरेज टिश्यू है, याद रखिएगा। लेकिन कमाल की बात है, न्यूक्लियस की पोलैरिटी अगर 2N है तो पेरिस्पर्म की पोलैरिटी भी 2N होगी। ये स्पोरोफाइट है तो वो भी स्पोरोफाइट होगा, दैट इज 2N, फोर्थ आंसर। और इसके एग्जाम्पल क्या है? शुगर बीट और ब्लैक पीपर। मेज आपको पता है सर, ठीक है, ये आपके मोनोसियस है, और पपाया क्या है? डायोसियस है। मेज में आपकी
ठीक है, पपाया आपका डायोसियस है और मेज क्या है, मोनोसियस है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ, याद रखिएगा। फिर लिखा इन द एम्ब्रियोस ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास, कुछ नहीं सर, होमोलोगस स्ट्रक्चर। ग्रास में जो कॉर्डिन होता है उसको हमने एक विशेष नाम दिया स्कूटेलम, ये सील्ड शेप्ड होता है। और डाइकॉट में कॉर्डिन तो होता ही है, तो सर कॉर्टिड और स्कूटेलम ये आपस में होमोलोगस स्ट्रक्चर है। ये दोनों के दोनों एक्चुअल में कॉर्टिनन ही हैं, याद रखिएगा, क्यों नाम अलग अलग है। अब देखिए कुछ नहीं सर, इनको आपने पहचान लिया। ये आपके जो डायग्राम दिख रहे हैं, ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है, और यहाँ पर भी एंडोस्पर्म दिख रहा है। ये कैस्टर का सीड है, याद रखिएगा। अब ये देखिए, ए वाला जो है ये रूट टिप है, बी मुझे यहाँ रेडिकल दिख रहा है, और सी वाला भी रूट टिप है। फर्स्ट आंसर। इसे आपको डायग्राम पहचानना, इस डायग्राम को देखिए। कुछ नहीं सर, देखिए ये मुझे रूट टिप दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए एंडोस्पर्म है, और यहाँ पे देखिए ये एंडोस्पर्म है, यहाँ पर ये एंडोस्पर्म है। और देखिए जो आपकी एंडोस्पर्म की ये कवरिंग, ये कवरिंग आपको दिख रही है, एलुरॉन लेयर, एल्यूरॉन लेयर, इसकी पोलैरिटी क्या होती है सर, ये 3n होती है, और ये प्रोटीन का बना होता है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म की कवरिंग होती है, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म, अब देखिए होता क्या है कि जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है नारियल में, उसमें लगातार जो माइटोसिस होती है, तो वो माइटोसिस इस तरीके से नहीं होती कि एक सेल बना, फिर 2 बना, फिर 4 बना, ठीक, फिर 8 बना, 16 बना, 32 बना, ऐसे नहीं होता। उसमें क्या होता है कि एक ही सेल में मल्टीपल आपके न्यूक्लियस बनने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पर डिवीजन फ्री न्यूक्लियर होता है, फ्री न्यूक्लियर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल बढ़ने लगता है, लेकिन उसमें वाल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही होती है। तो जो नारियल का पानी आप पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, उसमें न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ सेल लिमिटेड है। और जब उसमें वाल फॉर्मेशन हो, साइटोकाइन होने लगती है, तो वही न्यूक्लियाई सेल बन जाती हैं, तो वो सॉइड हो जाता है, जिसे हम लोग व्हाइट वाली कर्नल कहते हैं। जो सफेद वाला कर्नल वाला पार्ट है ना, गिरी, जिसे आप खाते हो नारियल, सूखे नारियल में व्हाइट वाला, या उसी को आप बोलते हो कर्नल। तो सेलुलर एंडोस्पर्म ये होता है। तो शुरू शुरू में फ्री न्यूक्लियर रहता है कि वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ता है, मतलब उनमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, याद रखिएगा। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा होता है। लेकिन जब साइटोकाइन हो जाती है तो नारियल सूख जाता है, पानी खत्म हो जाता है उसके। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो आपने नारियल देखा हो जिसकी ब्राउन कलर का हो जाता, सूख जाता है, तो जब आप फोड़ते हैं उसमें ही पानी निकलता है, मतलब उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म और आपके क्या नाम है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों होते हैं, ठीक। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। फिर देखिए व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आफ्टर, कुछ नहीं सर, उसके बाद बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेड एम्ब्रियो, और उसके बाद बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो। सेकंड आंसर है, ये बुक में आप ध्यान से देखिए सर, ये आपका जाइगोट है, ये आपका प्रो एम्ब्रियो है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। हमारे सीन साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर ने बहुत शानदार वेल एक्सप्लेन किया है, आई होप मैंने थोड़ा बहुत किया है। हम लोग मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।